हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे प्यारे जबरदस्त जबरदस्त बच्चे। क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त हमारे अपने प्यारे विक्ट्री के बच्चे आ चुके हैं भाई। आज हम लोग करने वाले हैं एक और धमाकेदार सेशन। ठीक है, एक और धमाकेदार जो है फटाफट से हम लोग सेशंस करने वाले हैं यार। आज हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट की, आज हम बात करेंगे स्पीकर साहब की। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चों की, हमारे प्यारे प्यारे पोल्स की और एक प्यारे प्यारे चैलेंज की। ठीक है, चलिए यार। अभी पता है क्लास के बीच में ना, जैसे मैं लास्ट क्लास ले रहा था वो उड़ान इंग्लिश बैच की क्लास थी। यहाँ पे प्योर इंग्लिश बैच में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब एक हमारा बैच चलता है जहां पे शुद्ध अंग्रेजी के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, शुद्ध अंग्रेजी मतलब 100% शुद्ध देसी घी जैसी अंग्रेजी होती है भाई। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, बच्चे बहुत सारे आएंगे अभी। ठीक है, आप रिफ्रेश कर लीजिए, शायद चार्ट्स दिख नहीं रही है यार। आ गए हो तो यार फटाफट से थम्स अप दे दो, आग लगा दो, फायर लगा दो मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके प्यारे प्यारे बैच यानी वो विक्ट्री बैच के अंदर। विक्ट्री के वीर चैंपियंस का स्वागत है ना, साल 2025 के इस विक्ट्री वाले बैच में। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई का एक गेम खेला था हमने, सैटरडे को रिकॉर्ड हुआ था वो गेम। शैलेंद्र सर आए नहीं यार, हम लोग थोड़े हल्के पड़ गए भाई। हमारी तरफ वो जो रस्सी खींचने वाला गेम था, टग ऑफ वॉर वाला गेम था ना। चलिए, तो यार उसमें हुआ कि यार शैलेंद्र सर हमारे साइड से थोड़ा बॉडी शॉडी बनाने वाले सर है, सर आए नहीं यार, सर ने धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी थोड़ी सी। तो भाई मैं तो यार आईसीएसई वालों के साथ खड़ा हुआ था उस गेम में। हालांकि मैं सीबीएसई पढ़ाता हूँ, आईसीएसई पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। तो मैं आईसीएसई वालों की टीम में था, तो आपको ऑब्वियसली बात है यार, हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई भाई। देखो सही बताऊं तो वैसे चीटिंग हुई थी यार उसमें, सही बताऊं उस गेम में चीटिंग हुई थी, हमको एडवांटेज नहीं मिला था। हम लोग जो थे इधर जमीन पे खड़े हुए थे, उधर सीबीएसई वाली टीम पीछे मैट पे खड़ी हुई थी, तो वो तुम्हें पता नहीं चला। कैमरा के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भी किया था, बट सिंस यार क्या ही बताए, जैसे बिग बॉस में तुमको पता है इंसाफ नहीं मिलता, वैसे हमें भी यार इंसाफ वहां पे मिला नहीं, तो हमारे साथ थोड़ा मोमो मोमेंट हो गया। अदरवाइज आईसीएसई वाले भाई जीत रहे थे अपना दूसरा राउंड भी और तीसरा राउंड भी, तो ये वाली चीजें हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी। सर शैलेंद्र सर क्यों नहीं आए? शैलेंद्र सर यार इसलिए नहीं आए थे बिकॉज सर रहते हैं कानपुर में, जो मेरा होम टाउन है, जहां मैं नहीं रहता। तो सर को कानपुर से दिल्ली आने में लगता है टाइम, तो बिकॉज कानपुर दिल्ली के बीच का डिस्टेंस लगभग लगभग 480 किलोमीटर्स का है। अब सबसे फास्टेस्ट वे है कि आप फ्लाइट पकड़ के आ जाइए। अब कई बार ऐसा भी होता है यार, कानपुर से दिल्ली की इतनी ज्यादा फ्लाइट्स है नहीं, मतलब एक या दो ही फ्लाइट है जो कानपुर से दिल्ली चलती है, तो सर टाइमली पहुंच नहीं पाए थे। और इवेंट आपका बहुत रैंडम था, बहुत मतलब एकदम एकदम से रखा गया था, हमें भी एक दिन पहले ही पता चला था। तो आई गेस दैट वाज द रीजन कि सर आपके नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो अदरवाइज सर आते तो भैया टग ऑफ वॉर के अंदर भी अपन बढ़िया जीत रहे होते हैं ना। हाँ, तो ये देखो, ये थोड़ा सा हम लोग हल्के तो पड़ गए, ये तो मानना पड़ेगा। चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ धोखा दे दिया। अच्छा, आप भी कानपुर से हो? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ यार, तो यार वही बात है ना कि अपन थोड़ा सा धोखा, मतलब यार सर आ जाते तो मजा आ जाता भाई, है ना। चलिए, कोई नहीं यार, सर आए नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज बहुत मजेदार बातें करने वाले यार, बहुत मजा आएगा आपके लिए। बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मीम्स में लेकर के आया हूं, बिकॉज यार हमारे मतलब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं यूनियन पार्लियामेंट की, तो बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। और एक और चैलेंज भी है यार तुम्हारे लिए, मैं आपको बताऊं चैलेंज क्या है। देखो, आज हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, आज हम कई सारे मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में ना भी हो, और बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में होगा भी। तो जिनके में नहीं है, जिनके में है, वो सारे बच्चे आप क्लास में ध्यान देंगे। बेसिकली मैं आपको वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट भी बताऊंगा कि यार किस टाइप का क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा जाता है, वहां पे जितने भी आपके मंत्री वगैरह होते हैं वो क्या क्या काम यहां पे करते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। प्लस स्पीकर के फंक्शंस को जानेंगे इन डिटेल, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें बेटा आज की क्लास में अपनी होने वाली है। अच्छा, अब आज के लिए भैया हमारे अपने विधायक जी को ले आता हूं। विधायक जी के दूर के लड़के हैं, इनका नाम है बाहुबली, इनका नाम है बाहुबली डोगेंद्र। तो दूर के लड़के हैं, चुनाव में खड़े हुए हैं, इनका नाम है बाहुबली डोगेंद्र। तो बाहुबली डोगेंद्र की जबानी मैं सुनाने वाला हूं आज आपको सिविक्स की कहानी। ठीक है, तो बाहुबली डोगेंद्र का प्रणाम भैया, प्रणाम सारे भाइयों को, प्रणाम सारी बहनों को, प्रणाम सारे बच्चों को। तो प्रणाम भैया, क्या हाल चाल? बाहुबली डोगेंद्र आपके साथ आ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं भाई। तो जब तक सूरज चांद रहेगा डोगेंद्र भैया का नाम रहेगा। बहुत बढ़िया। तो डोगेंद्र भैया को आगे आने वाले चुनाव में अपने भारी वोटों से जिता करके अपने एरिया का एमपी बिल्कुल मत बनाए। एक नंबर का नालायक आदमी, कोई काम नहीं करेगा, गायब हो जाएगा। फॉर्च्यूनर खरीद के उसी में गेड़ियां लगाए गए, बता रहा हूं तुम्हें, बाहुबली डोगेंद्र की हिसाब किताब। ठीक है, अच्छा, अब उड़ान इंग्लिश बैच वाले बच्चों ने आपके लिए क्वेश्चन दिया यार।
तो मैंने पूछा था, तो उड़ान इंग्लिश लास्ट में पढ़ा रहा था, जो पिछली क्लास थी मेरी उड़ान इंग्लिश की थी। तो उड़ान इंग्लिश 2025 बैच वाले जो बच्चे हैं, है ना, हमारे सीबीएसई के बच्चे, वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे तरफ से आईसीएससी वाले बच्चों के लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं भाई, आईसीएससी वाले बच्चों, कितना इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते हो, कितना इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हो भाई। तो मैंने बोल दिया है कि आईसीएससी वाले बच्चे देखो सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर लोकसभा क्वालिफिकेशन ऑफ एज अ कैंडिडेट, ठीक है। चलिए तो फटाफट से लिख लेते हैं, चलो। ही और शी should be a citizen of India option number B, minimum age is 25 years, he or she should be इंसॉल्वेंट, इसका मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, और ये क्वेश्चन आपको दिया यहां पे उड़ान इंग्लिश बैच ने कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो कि लोकसभा क्वालिफिकेशन के लिए वैलिड नहीं होगा एज अ कैंडिडेट। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन आपके साथ है। 45 सेकेंड्स का मैं समय आपको यहां पे दूंगा। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कहां पे ऑप्शन यहां पे वैलिड नहीं है क्वालिफिकेशन के लिए एज अ लोकसभा कैंडिडेट। चलिए भी, अब देखते हैं कितने बच्चे सवाल का बढ़िया सा आंसर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बढ़िया। तो मीनवाइल मैं भी डोगेंद्र बाहुबली के लिए बढ़िया सा पर्चा बना लू, बढ़िया सा स्लोगन बना लू, ठीक है। चलिए, तो किसी का भाई किसी की जान, डोगेंद्र बाहुबली आने वाले सलमान खान। चलिए, तो डोगेंद्र बाहुबली बहुत खतरनाक नेता बनने वाले हैं, कब बनेंगे तो भगवान ही जाने, ठीक है, लेकिन जब भी बनेंगे बढ़िया बनेंगे, इसी की मुझे उम्मीद है। चलिए, सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स हैव द क्वेश्चन, लेट्स हैव द क्वेश्चन। चलिए, इजी है, इजी है, बढ़िया है, इजी है, क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यार देखो, कंप्यूटर्स के लिए बच्चे मैं कह सकता हूं, है ना, मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वही मैं बता सकता हूं, बट उसके बियॉन्ड बच्चे जब मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी भाई, मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो मैंने कह दिया अपने साइड से, मैंने आगे बोल दिया कि बच्चे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, कब स्टार्ट नहीं होंगे बेटा, बट एंड ऑफ द डे आप मेरे एंड पे भी सोचो यार कि मेरे पास फुल ऑन पावर्स यहाँ पे नहीं होती है ना। आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय यार, मैं भी आपको पढ़ा रहा होता हूँ, अपने सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें बखूबी बता पाऊंगा कि ये क्लास होगी, ये टेस्ट होगा, मैं बता सकता हूं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यार मैं कह सकता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि यार जो इंफॉर्मेशन आगे से आएगी, अगर मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन आती है या फिर अगर कोई और मेरे को आके बोलता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चे बहुत सिंपल है कि ये चीजें मैं आपके साथ कर सकता हूं, मतलब जितना मेरे पास आएगा उतना मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपको पता है ये चीज हमेशा बताता हूं, हमेशा आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि बेटा ये होने वाला है, देखो ये चीज होने वाली है, तो लेट मी ऑल्सो हैव इन्फॉर्मेशन। मैंने भी आगे रिक्वेस्ट किया, कई बार बोल दिया है, तो एक बार मेरे को आ जाए तो मैं आपको तब बता दूंगा, जब भी आएगा, जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरे को यही बताया था कि भाई इन नोटिस आ जाएगा, अनाउंसमेंट में ही आपको पता चल जाएगा। टीचर है हमारे पास, टीचर आ चुके हैं, वो तो हमें पता है अच्छे से, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक सर आए हुए हैं, है ना, बहुत फेमस भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो मतलब अब वो कब से क्लासेस लेंगे यार, ये आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ही देखना पड़ेगा, तभी आपको मतलब प्रॉपर पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए, या मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है, डन। आपको पता है यार, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जब आपको कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी मैं जरूर शेयर कर दूंगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ही और शी शुड बी इंसॉल्वेंट। गलत है यार, ये इंसॉल्वेंट का मतलब होता है हैविंग डेब्ट्स, यानी आपके पास कर्जा होना, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कर्जा है, आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हो, तब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे एज अ लोकसभा कैंडिडेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, आप कर्जे में डूबे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कर्जे में डूबे हो तो भैया फिर आपके पास ये काम खराब हो जाएगा कि अगर है, सिंपल सी बात है, अगर अपने कर्जे आप पे नहीं कर सकते, अपनी डेट्स आप पे नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पे चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी आपके पास नहीं रहने वाला है, ठीक है। चल गए, तो ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए आपके, सॉरी डाउट्स नहीं यार, डेब्ट्स नहीं होने चाहिए, सॉरी गाइस, डेब्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डेब्ट्स यानी कर्जे नहीं होने चाहिए बेटा,
ठीक है, तो कर्जे अगर हैं आपके तो आप यहां पे ग्राउंड क्वालिफाई नहीं करते हो। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही था और 89% बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है उड़ान इंग्लिश बैच को। तो उड़ान इंग्लिश वाले बच्चों को बता दूंगा कि 89.04% ने ये क्वेश्चन सही किया है। वैसे यार मेरे को उम्मीद ज्यादा थी, तुम 90 क्रॉस करते तो मजा आता। 6% बच्चों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन था कि कौन सा यहां पे ग्राउंड नहीं है क्वालिफिकेशन का, और तुमने ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। तुम्हें लगा ग्राउंड है, वहां पे नॉट अ ग्राउंड लिखा है। नॉट अ ग्राउंड मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंटर नहीं है जिससे कि आप क्वालिफाई करोगे। फिलहाल अच्छा परफॉर्म किया यार आईसीएसई वाले बच्चों ने 89.04। फरहान, धर्मेश, राशि, रुद्र, अब्दुल्ला, सुदीक्षा, सौर्य, प्रज्ञेश, मंजिला और मौलिक भाई। चलिए सुपर दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पे क्वालिफिकेशन की बात कर ली, क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स की बात कर ली, ठीक है। और लास्ट क्लासेस में भी हमने क्या पढ़ा था, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, हमने भारत के संविधान के ऐसे फीचर्स के बारे में पढ़ा था जो से एक यूनिटरी फीचर भी यहां पे प्रोवाइड करता है, राइट। क्योंकि भारत में हम बाय डिफॉल्ट एक फेडरल कंट्री नहीं है, हमारा संविधान हमें फेडरल नेशन घोषित नहीं करता। हम लोग सिर्फ फेडरलिज्म के आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हम देश के अंदर यूनिटी बना सकें, देश के अंदर लोगों के साथ पावर्स को डिवाइड कर सकें, लोगों के मन में यह भावना ना आए कि यार हम देश के अंदर हमें कोई राइट्स मिल ही नहीं रहे। इस वजह से हम फेडरल पॉलिसीज को, फेडरल प्रिंसिपल्स को यहां पे फॉलो करते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा यहां पे याद रखने की जरूरत है। चलिए फिर हमने यहां पे ये पढ़ा था यार कि किसी इंसान को अगर लोकसभा में एज अ कैंडिडेट खड़े होना है, जैसे हमारे डोगेंद्र बाहुबली हैं, अब डोगेंद्र बाहुबली को अगर एज अ कैंडिडेट खड़ा होना है, अगर एज अ कैंडिडेट खड़ा होना है तो इनकी एज मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए। ये इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, इन पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, इनकी खोपड़ियां, इनका दिमाग ठीक होना चाहिए, दिमाग से अनसाउंड नहीं हो, इनको समय जिस टाइम ये अप्लाई कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए उस टाइम इन्होंने कोई क्राइम ना किया हो, कोई क्रिमिनल केस इन पे ना चल रहा हो, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स अगर यहां पे वैलिड होते हैं तो भैया डोगेंद्र बाहुबली को यहां पे आसानी से एज अ कैंडिडेट खड़े होने का मौका मिल जाएगा। प्रणाम भैया, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं ना। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते यहां पे कोई भी इंसान डिस्क्वालीफाई हो सकता है। डिस्क्वालीफाई मतलब उसका नॉमिनेशन खारिज किया जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि भैया आपको इजाजत नहीं है लोकसभा चुनाव में एज अ कैंडिडेट खड़े होने की। चलिए आइए एक एक करके सारे ग्राउंड्स को जानेंगे। नंबर 1 पहला ग्राउंड है कि अगर इसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि इंसान किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है जहां से उसको पैसा आ रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन को होल्ड करना जहां से आपको सैलरी आ रही है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो। अगर ऐसी कोई भी पोजीशन है तो आप यहां पे चुनाव नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी बात, अगर किसी कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है आपका दिमाग ठिकाने ना होना, आप मेंटली चैलेंज्ड होना, हिंदी में उसको हम पागल होना भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे मेंटली चैलेंज्ड कहते हैं या अनसाउंड माइंड कहते हैं। अब आपको होश ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, तो ऐसे केसेस में सरकार कहती है, गवर्नमेंट ऑफ या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसा इंसान जो अपने दिमागी हाउस आवाज में नहीं है वो देश को या स्टेट को क्या ही चलाएगा। तो ऐसे इंसान को लोकसभा कैंडिडेट या किसी भी इलेक्शंस में खड़े होने की इजाजत नहीं मिलती। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब अपने डेब्ट्स यानी कर्जे नहीं दे पा रहा, अगर अपने कर्जे अपने डेब्ट्स यहां पे नहीं चुका पा रहा, इंसॉल्वेंट बंदा है, तो भी उसको यहां पे चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है एज अ कैंडिडेट। ये वोटिंग कर सकता है, अच्छा वोटिंग में भी ये अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता। अब जिस आदमी को होश आवाज ही नहीं, जिस आदमी को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो तो किसी को भी वोट डाल के आ जाएगा, उसके लिए तो गेम हो जाएगा ईवीएम मशीन, लाल बटन, नीला बटन, पीला बटन, हरा बटन, टिंग 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 टिंग, है ना। तो उसके लिए तो गेम हो जाएगा भाई, उसको मजा आ जाएगा, अरे वाह क्या बात है घंटी बजती है, अरे वाह क्या बात है बत्ती जलती है, तो किसी को भी वोट डाल के आ जाएगा। तो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो ना तो वोट डाल सकता है और ना ही आपका चुनाव में एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। जिस इंसान के पास कर्जा है बेटा वो वोट तो डाल सकता है लेकिन चुनाव में एज अ कैंडिडेट वो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगर मान लो ये पता चल जाए कि जो इंसान है वो भारत का सिटीजन ही नहीं है, अब बाहर से कोई बंदा आ जाए दूसरी कंट्री से और वो आके बोले कि मेरे को चुनाव लड़ना है, मैं भी इंडिया के चुनाव में खड़ा होएगा, ओए मेरे को भी इंडिया का चुनाव लड़ना है, आई ऑल्सो वांट टू बिकम एन इंडियन मंत्री, मैंने सुना है मंत्री लोग बहुत पैसा कमाता है, वाला हबीबी हम अपना देश छोड़ के आती इधर चुनाव लड़ती, तो ये पॉसिबल नहीं है यार,
अगर मेरा ऊंट, जो तुम्हें पता है बहुत ही फेमस ऊंट है मेरे पास, एक खतरनाक ऊंट है भाई, वो लोगों को पीछे लग जाता है, अगर मेरा ऊंट चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता। क्यों भाई? हबीबी यार बाहर का ऊंट है, ऑब्वियस सी बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया सिटीजन नहीं है, या फिर मान लीजिए कि उसने किसी और की देश की सिटीजनशिप यहां पे एक्सेप्ट कर ली, किसी फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री की, तो भी यहां पे वो चुनाव में एज अ कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अगर आपने किसी और विदेशी देश की जो है सिटीजनशिप यहां पे एक्सेप्ट कर ली है, तो भी आप यहां पे चुनाव के अंदर एज अ मेंबर, एज अ कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकते। या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ ने ऐसे इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है किसी भी ग्राउंड्स पे, है ना, किसी भी ऐसे लॉ ने जो कि पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया है, उस ग्राउंड्स पे बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो भी भैया ये चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो 5-6 कंडीशंस अपने को याद रखनी। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी जॉब ऐसी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब उसके पास जिससे उसे पैसा आ रहा हो, चाहे सेंट्रल या स्टेट की हो। दूसरा, कोई भी कोर्ट अगर उसको पागल घोषित कर देता है, अनसाउंड माइंड का घोषित कर देता है, तो भी वो इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा, अगर उसने कर्जे नहीं उतारे, अपने डेट्स पे ऑफ नहीं किए, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा, इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर उसने अपनी इंडियन सिटीजनशिप दे करके किसी और देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और लास्ट, अगर आप देखेंगे तो अगर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ ने यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया उस पर्सन को, तो भी वो इलेक्शंस को फाइट नहीं कर सकता एज अ कैंडिडेट। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हमारा कैंडिडेट क्या कहेगा? कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड, अरे भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया, समझ ही नहीं पाए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो कोई कैंडिडेट अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो उसके दिल से बस यही आवाज निकलेगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात है भाई, कड़वी कड़वी चाय पिएगा कोई? कड़वी कड़वी चाय, इसको हरी चाय क्यों बोलते हैं यार? हरे कलर की तो होती नहीं है, इसका नाम ग्रीन टी है, बट बेटा ग्रीन के अलावा बाकी सब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, तो भाई हमारा जो बेचारा कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई हुआ है ना, उसके साथ ऐसे ही होने वाला है भैया, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया सर। चलिए, अब कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है यार कि आपकी लोकसभा, राज्यसभा वगैरह की जो सीटें है ना, ये भी खाली हो जाती है ना। तो सीटें खाली होने के केस में क्या होगा? सराक उधर सराक, है ना। चलो, तो आगे बात करते हैं। देखिए, लोकसभा और इसकी सीटें, वेकेशन ऑफ सीट्स किसे कहते हैं। चलिए, तो क्या हो सकता है, देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की सीटें यहां पे क्या हो सकती हैं? खाली हो सकती हैं, वेकेंट हो सकती हैं कुछ खास सर्कमस्टांसेस के अंडर। ठीक है, कुछ खास सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या हो सकता है बेटा? दोनों लोकसभा या राज्यसभा की सीटें खाली हो सकती हैं। कब? मान लीजिए किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप एमपी कहते हैं, तो ये मेंबर लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, अगर वो अपनी सीट से रिजाइन दे दे, इस्तीफा दे दे, कह दे बहुत हो गया पॉलिटिक्स भैया, अब हमको राजनीति में नहीं रहना, हम रहेंगे मजे से घर में, एकदम चिल करेंगे, पार्टी करेंगे गोवा वाली बीच पे, है ना, साथ में फोटो खींच के, तो बढ़िया। अब क्या है कि भैया जो हमारा मंत्री है राज्यसभा का या लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहा है कि यार हम अपनी सीट से रिजाइन देना चाहते हैं, हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अब हम पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी। हो गया भाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो अपनी रिजाइन देके चला जाता है, तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कैसा केस है, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी अपॉइंट होने के बाद लोकसभा या राज्यसभा में आया ही नहीं, करीब 60 दिन तक इस आदमी ने छुट्टी मार दिया। ठीक है, अब मान लीजिए डोगेंद्र बाहुबली को लोगों ने अपनी भारी वोटों से जिता दिया और ये बन गए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा, लोकसभा के बनेंगे बिकॉज लोग जिताएंगे। तो ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि भैया डोगेंद्र बाहुबली इतने बावले हो गए, इतने पागल हो गए, इन्होंने कहा कि अरे भैया आप तो हम खतरनाक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, अब क्यों ही जाएं हम पार्लियामेंट, हम तो घर में बैठ के मजे करेंगे। तो अभी क्या हो सकता है, उस केस में भी इनको हटाया जा सकता है। तो अगर आप 2 महीने तक अपॉइंट होने के बाद यहां पार्लियामेंट नहीं जाते हो, पार्लियामेंट एक तरीके का ऑफिस है, किसके लिए? मंत्रियों के लिए। तो मंत्रियों को जाना पड़ेगा ऑफिस। ठीक है, जैसे हमको आना पड़ता है ऑफिस, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, आपके मम्मी पापा, जिनके मम्मी पापा वर्किंग है, वो भी ऑफिस जाते होंगे। तो अगर मंत्री लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, मंत्री लोग पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, कब तक? लगातार 60 दिनों तक, 2 महीनों तक, तो इनको जो है यहां से भगा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, इनकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए अब क्या होता है, तीसरा ग्राउंड, कि अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, स्टेट के अंदर जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर इसने चुनाव लड़ा, वहां पे जीत गया, तो इसको जो अपनी सीट है पार्लियामेंट के अंदर वो यहां पे गिव अप करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था,
उसने देखा कि स्टेट के चुनाव हो रहे हैं किसी स्टेट, उसके पर्टिकुलर स्टेट में, और वो चाहता है कि वहां का सीएम वगैरह बन जाए, ठीक है। तो सीएम बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको वहां की स्टेट असेंबली का पार्ट होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसे अपनी लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप को यहां पे गिव अप करना पड़ेगा। तो तभी जाकर के वो अपना स्टेट का चुनाव लड़ सकता है या फिर अपना सीएम वीएम पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बनना चाहते हैं, स्टेट असेंबली का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पहले आप अपनी लोकसभा पद को छोड़िए, राज्यसभा पद को छोड़िए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। या फिर आप लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने स्टेट वाला जो आपका पोजीशन है उसको लीव करना पड़ेगा। तो दोनों के केस में सेम है। अगर स्टेट असेंबली से आप पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो भी आपको अपना स्टेट का सीट छोड़ना पड़ेगा, फिर आप यहां पे ज्वाइन कर पाओगे। और अगर यहां से वापस स्टेट आप जाना चाहते हैं तो यहां का सीट आपको छोड़ना पड़ेगा और तब जाकर के जो है आप वहां पे स्टेट में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो भैया जाने के बाद और आने के बाद हालत कैसी होने वाली है, ऐसे होने वाली है ना। तब जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सोचो सीट चली जा रही है तो उसको ऑब्वियस ही बात है ना, दूसरा आदमी कब्जा करने के लिए बैठा होगा, तो आदमी क्या बोलेगा, सराक सराक उधर सराक, निकल यहां से भाई, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तीनों ग्राउंड्स में क्या हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा की सीट जो है आपकी खाली हो सकती है। पहला ग्राउंड क्या था, पहला ग्राउंड ये था कि यार मेंबर ने रिजाइन दे दिया, दूसरा ग्राउंड ये था कि भैया 2 महीने तक वो आया ही नहीं पार्लियामेंट, और तीसरा ग्राउंड ये था कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में जाना चाहता है तो उसको पहले ये सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर एंट्री कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं हमारे सीट्स के वैकेंसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये मैं आपसे बात कर रहा था प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट की। हो सकता है कुछ बच्चों के किताबों के अंदर या चैप्टर्स आपके स्कूल में ये वाला टॉपिक ना पढ़ाया गया हो और कुछ बच्चों को आप पढ़ाया गया हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। तो बिल्कुल सारा का सारा आपको फोकस कहां रखना है दोस्तों, बोर्ड के अंदर रखना है, बोर्ड के ऊपर रखना है, ठीक है। अगर आपके स्कूल्स में नहीं कवर्ड है तो आप इसको स्किप कर सकते हो बाद में, लेकिन कवर्ड है तो मैं आपसे ये कहूंगा बेटा इसको पढ़ लो, ठीक है, जरूरी है। चलिए, अब क्या होता है कि यार जो आपके पार्लियामेंट होते हैं ना बेटा, इसके अंदर ना सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, तो फटाफट से इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। अच्छा, अब सेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ना बेटा, वो दोनों हाउस की मीटिंग बुलाते हैं। सेशन क्या है, एक तरीके का मीटिंग, समन का मतलब होता है कॉल करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो दोनों हाउसेस होते हैं ना आपके, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी मीटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, आपके राष्ट्रपति महोदय के पास, ठीक है। अब क्या होता है कि हर हाउस को, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, एटलीस्ट साल में 2 बार तो यहां पे मिलना ही पड़ता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो, और जब ये मीटिंग होती है, जब इन हाउसेस की मीटिंग होती है, तो इसी को हम कहते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है कि एटलीस्ट जो हमारे हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनको मिनिमम 2 बार तो साल में बैठना ही बैठना है चीजों को डिस्कस करने के लिए। और जो 2 सिटिंग्स के बीच का डिफरेंस है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सेशन आपका जनवरी में हुआ, तो ऐसा नहीं हो कि अगला सेशन आपका सीधा दिसंबर में हो रहा है, बिकॉज वो 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस हो गया। तो अगर एक सेशन आपका जनवरी में हुआ तो मेक श्योर करिए कि अगला सेशन आपका एटलीस्ट जून जुलाई तक हो जाए, ठीक है। तो ये सेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो अलग अलग मुद्दे हैं वो सही तरीके से डिस्कस हो, मीटिंग्स हो ऑपोजिशन पार्टीज की, रूलिंग पार्टीज की, जब लॉज बनाए जाए तो प्रॉपर तरीके से बनाए जाए, डिस्कस करने के बाद, डिबेट करने के बाद, ठीक है। तो यहां पे इसी को हम कहते हैं बेटा सेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनरल केसेस में यार 3 सेशंस होते हैं अपने पास, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक आपका विंटर सेशन होता है। हिंदी में हम सेशंस को सत्र कहते हैं। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि सरकार के मॉनसून सत्र में ये डिसीजंस लिए गए। तो ये मॉनसून सत्र क्या है, बेसिकली वो मीटिंग्स हैं जब आपके 2 हाउसेस हैं वो यहां पे आकर के पार्लियामेंट के अंदर बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं और साथ ही साथ चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनरली कितने सेशंस होते हैं यार पार्लियामेंट के, 3 सेशंस होते हैं। पहले सेशन को हम कहते हैं यहां पे बजट सेशन, जहां देश का बजट वगैरह डिस्कस किया जाता है। फिर आपका एक मॉनसून सेशन होता है मॉनसून के टाइम पे, और फिर आपका एक विंटर सेशन होता है जहां पे हम लोग बाकी सारी चीजों को डिस्कस आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सेशंस कौन संबंध करता है, कौन कॉल करता है, आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम लोग यहां पे फटाफट से। और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के साथ क्या होता होगा, कुछ ऐसा होता होगा ना कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को जब बुला ले, खासकर जो आलसी मेंबर्स हैं उनको आने का मन तो करता ही नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते होंगे, क्यों बुलाया मेरे को। तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी लाइक, है ना यार, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या करते होंगे यार, क्यों बुलाया मेरे को, फालतू में अच्छा खासा मजे कर रहा था, बैठा हुआ है, जबरदस्ती बुला के मीटिंग के लिए बैठा लिया, कोई बात होती है। चलो अभी मैं पोल करूंगा आपके साथ, रेडी रहना भाई। मैंने कड़वी कड़वी चाय पीने के बाद ठंडा ठंडा पानी पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
बहुत बुरी ग्रीन टी है यार, हमारे ऑफिस वाली ग्रीन टी बहुत बेकार है, तुम्हें ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट गाइस। मेरे घर वाली जो ग्रीन टी है ना बहुत अच्छी है, वो मैं लाना भूल गया इनफैक्ट आज। भाई ऑफिस वाली ग्रीन टी, ऑफिस वाली मतलब क्या ही बताऊं तुमको। एक्चुअली हमारे ऑफिस में ना एक मशीन लगी है, एकदम प्रॉपर बढ़िया मशीन है। तो उसमें पहले क्या था कि कॉफी बहुत अच्छी आती थी, अच्छी लेजिट कॉफी आती थी। उसमें दूध वगैरह भी पड़ता था, दूध है हमारे पास, ऐसा दूध कंटेनर में फिल रहता है, दूध आता है। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ मतलब हुआ क्या कि जब दूध उसके अंदर प्रेजेंट था तो कुछ खतरनाक कहते हैं ना तेजस्वी व्यक्ति क्या करते थे पता है तुमको, कंटेनर खोल के दूध निकाल लेते थे यार। ठीक है, बताना मत किसी को, सीक्रेट बता रहा हूं। तो कंटेनर खोला और ऐसा दूध निकाल लिया, और दूध निकालने के बाद भाई मतलब समझ रहे हो, दूध पी रहे हैं मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे कंटेनर निकाल के दूध पी रहे हो, उससे कहा मजेदार। तो एक बार जो है अब दूध खत्म हो जाता है, कॉफी बनाने चलो दूध ही नहीं बचा हुआ है भाई। तो फिर हमारे एडमिन वगैरह जो है ना, उन्होंने क्या किया कि अभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो फंक्शन ही ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब आप कॉफी निकालोगे तो कॉफी आएगा, तो अभी दूध का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है यार, थोड़ा गिरा हुआ आता है। ठीक है, और अभी भी कुछ इतने चालाक लोग हैं, पता है क्या करते हैं, मतलब खतरनाक लोग हैं भाई, पता है क्या करते हैं, कॉफी का ऑप्शन में से कॉफी और दूध एक साथ निकलता है ना, तो ग्लास को टेढ़ा करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉफी साइड साइड में गिर जाती है और दूध साइड साइड से आ जाता है। भाई नेक्स्ट लेवल, तुम देख रहे हो, इंडिया वर्क्स ऑन जुगाड़। तो यार इंडिया इसीलिए कहते हैं ना वर्क्स ऑन जुगाड़। तो भाई ऐसा साइड तिरछा करके ग्लास लगाते, एक बार मेरे को भी सिखाया था, तिरछा करके सर ग्लास लगाओ, इधर से दूध गिरता है, इधर से कॉफी साइड हो जाती है। तो भाई यही रीजन है यार कि खैर कोई नहीं, चल रहा है, तुम समझ रहे हो। हाँ, तो इस टाइप की चीजें ना काफी होती रहती हैं यार, बड़ी मजेदार चीजें हैं इनफैक्ट, है ना। चलो, तो खतरनाक है, देव तेजस्वी लोग जिसको कहते हैं। चलो तो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा अभी क्या हुआ, अभी ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो हमने क्या देखा कि हम लोग तीन तरीके के सेशंस की बात कर रहे थे, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। अच्छा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आता है सिविक्स में, इसको हम कहते हैं कोरम। अब कोरम का मतलब होता है एटलीस्ट मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर लोकसभा राज्यसभा के जो पार्लियामेंट में यहां पे मौजूद होने चाहिए। अब देखो, किसी भी बिल को आप बिना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स के पास ऑन नहीं कर सकते। बिल मतलब आपका जो लॉ बनाना है, आपको जो कानून बनाना है, उसका एक रफ ड्राफ्ट, उसका एक रफ स्केच, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिल। डन। अच्छा, अब अगर आप देखोगे किसी भी बिल को, आप यहां पे एक सर्टेन नंबर होता है लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स का कि इतने मेंबर्स होंगे तभी आप किसी बिल को प्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो आपका नंबर है ना लोकसभा राज्यसभा का, इसको हम कोरम कहते हैं। क्या बोलते हैं सिविक्स की भाषा में बेटा, इसको हम लोग कोरम कहते हैं। तो कोरम क्या है, बेसिकली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि यहां पे किस हाउस के अंदर प्रेजेंट होने मैंडेटरी है, और इसी को हम कहते हैं कोरम। तो जब तक ये कोरम मौजूद नहीं होगा तब तक आपका आगे कोई भी काम यहां पे हाउस का नहीं चल सकता। तो किसी भी बिल को पास करने के लिए, डिस्कस करने के लिए जो कोरम है या जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, ये होने यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो स्पीकर क्या करेगा, यहां पे हाउस को एडजर्न कर देगा। एडजर्न का मतलब होता है उस दिन के लिए छुट्टी कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो स्पीकर क्या करेगा, हाउस की छुट्टी कर देगा अगर रिक्वायर्ड कोरम या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है ना, वो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। बट भारत में पहली बार ऐसा होने वाला है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मिल करके स्पीकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और स्पीकर के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे इंटरनली। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपने आप में बड़ी अचंभे वाली बात है, बिकॉज अभी तक क्या होता है कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, ठीक है, वो हमेशा रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के आपस में डिस्कशन से ही अपॉइंट हो जाता है, और फिर वो स्पीकर आपका न्यूट्रल रहता है दोनों की तरफ। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग स्पीकर अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कहा जा रहा है कि यार इलेक्शंस करवाए जाएंगे इंडिया में, ऑलमोस्ट पहली बार आप कह सकते हो स्पीकर के लिए। हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे उसमें, वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा, इंटरनली इलेक्शंस होंगे वहां पे, और फिर किसी इंसान को एज अ स्पीकर चूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक न्यूज रिपोर्ट्स हैं, है ना, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं मे बी, बट अभी तक जो लास्ट मैंने पढ़ी थी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, तो हाउस को एडजर्न करने का मतलब होता है आपकी जो हाउस है, पार्लियामेंट है, उसकी छुट्टी कर देना। ठीक है, तो स्पीकर मतलब समझ लो आपका क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, जिसके पास ये पूरी पावर है कि आपकी छुट्टी कर देगा। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स की भाषा में एडजर्निंग द हाउस, कि आज के लिए हाउस को स्थगित किया जाता है, आज की कार्यवाही यही स्थगित की जाती है, मतलब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कभी बहुत ज्यादा हल्ला होता है ना हाउस के अंदर, आपने देखा होगा ऑपोजिशन पार्टी चिल्ला रही है, पीट रही है, चोक स्लैम मारे जा रहे हैं नेता एक दूसरे को। एक बार मैंने देखा यार ऐसा पार्लियामेंट का झगड़ा, इंडिया में तो तब भी बेटा बहुत कम लेवल का होता है, बाहर के पार्लियामेंट देखो। एक पार्लियामेंट में देख रहा था, हाँ पाकिस्तान का देखा था मैंने, पाकिस्तान में भाई साहब बम फेंक के मार रहे हैं यार वो लोग, जो पटाखे नहीं होते दिवाली वाले, रॉकेट फेंक के मार रहा है एक आदमी दूसरे पे, एक आदमी कुर्सी फेंक के मार रहा है दूसरे पे। तो इस टाइप की लड़ाइयां भी होती हैं पार्लियामेंट्स में,
और ऐसी लड़ाई में ना स्पीकर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट पार्लियामेंट को स्थगित करने का, कि मतलब उस दिन के लिए पार्लियामेंट की छुट्टी कर देना कि भैया आप लोग जाइए अपना मस्त घर में रहिए, ठीक है। तो ऐसी कई सारी लड़ाइयां मैंने देखी। एक तो कोई अफ्रीकन कंट्री थी बेटा, वहां का पार्लियामेंट था, वहां पे सूट वूट पहन के लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, ऐसे एक ने दूसरा लेग पंच मारा, ढुक 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 ऐसे पंच मार दिया भाई, वो आदमी वहीं पे फ्लैट तो खतरनाक। एक आदमी आया कुर्सी ले कूद गया दूसरे वाले के ऊपर, सूट पहन के कुर्सी ले कूद गया, वहां WWE चल रहा है चीजों के ऊपर। तो ऐसी भी चीजें यार कई बार होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो याद रखिएगा चीज को। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कोरम और उसके आगे की। अच्छा डन। अब क्या होता है कि आपके मन में भी क्यूरोसिटी होती होगी, आपके मन में क्यूरोसिटी होती होगी कि यार पार्लियामेंट में वर्किंग कैसे होती है। जब एक मंत्री महोदय, मान लीजिए एक मंत्री साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे, तो उनका दिन कैसा जाता है, उनका दिन कैसे बीतता है, क्या क्या होता है उनके एक दिन के अंदर, है ना। तो देखिए बताऊं आपको, जो रूलिंग पार्टी है, जो आपके पार्लियामेंट्स के अंदर जो आपके रूलिंग पार्टी है, जो आपके देश को चला रही है, बेटा उनसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करते हो या आपको ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं? नहीं, जो आपके मंत्री होते हैं ना बेटा, वो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। बस बात अलग है कि यार उनको ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए उनका सेक्रेटरी होता है, लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप और मैं पार्लियामेंट में गए, ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, कि आप और मैं गए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब पार्लियामेंट में हम लोग तो बहुत दुखी हो गए, हम लोग आम आदमी जनता के लोग हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग पार्लियामेंट में पहुंचे। अब हमने जो है हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो मतलब सॉरी टू से बट यार देखो सबको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस बहुत ज्यादा आता तो है नहीं, सच्चाई है यार। हमारे देश में कुछ मिनिस्टर्स तो देखो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ मिनिस्टर्स ऐसे जिनको आता पता भी नहीं अपने डिपार्टमेंट का कि चल क्या रहा है, ठीक है, या मतलब होता क्या है वो। ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। आपके पापा मम्मी भी जो लोग मतलब जॉब वॉब करते हैं उनको पता है ये चीज, ठीक है। अब मान लीजिए हम गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास, हम ऑपोजिशन पार्टी है, हम ऑपोजिशन में, तो तैयार रहो एकदम बढ़िया से। आपने क्या किया, आप गए सुबह सुबह पार्लियामेंट में और आपने क्वेश्चन पूछा कि मैडम ये पर्टिकुलर जो है इतने इतने टैक्सेस आपने बढ़ा दिए हैं, ये चीजें आपने कर दी हैं, अब आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगी या क्या इसका जस्टिफिकेशन है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेता है उनका काम है किसी डिपार्टमेंट को लीड करना, लेकिन उनकी मदद के लिए बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह सब तैयार होते हैं ना, जो ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो किसी भी नेता को आप तीन तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। कैसे सवाल? सबसे पहला होता है एकदम ओरल क्वेश्चन आंसर्स, जैसे आपका वाइवा होता है ना स्कूल में, जब आपसे एक एग्जामिनर बैठा होता है, आपसे पूछता है कि बेटा ये बता दो ये बता दो, तो आप उसको ओरली आंसर करते हो, ठीक है। एक तो होते हैं ओरल आंसर्स, वर्बल आंसर्स, जो आपके नेता लोग, ऑपोजिशन के लोग या रूलिंग पार्टी के लोग आपको आंसर करते हैं, ठीक है, मतलब नेता आपस में आंसर आंसर खेलते हैं वो लोग। अच्छा, दूसरा होता है रिटन क्वेश्चन आंसर्स। रिटन क्वेश्चन आंसर्स क्या नहीं, आपको एक डिटेल्ड रिटन आंसर चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको नेता को टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 दिन से ज्यादा का टाइम आपको मिनिस्टर को देना पड़ेगा कि भैया 10 दिन का टाइम है, अब आप इस पे जाइए, रिसर्च करिए और प्रॉपर आंसर यहां पे पेश करिए पार्लियामेंट के अंदर। अब मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठा दिया कि अभी जो करंट जीएसटी पॉलिसी है या करंट टैक्सेशन पॉलिसी है, उससे बहुत ज्यादा मिडिल क्लास आदमी बहुत परेशान हो रहा है, या फिर ये फायदे नहीं हो रहे, ये बेनिफिट्स नहीं हो रहे, इस पर मुझे एक डिटेल्ड आंसर चाहिए। अब डिटेल्ड आंसर के लिए मुझे एटलीस्ट यहां पे मिनिस्ट्री को जो मंत्री हैं उन्हें 10-11 दिन का समय देना पड़ेगा, तब वो एक प्रॉपर डिटेल्ड आंसर लिख करके आएंगे, जो 1-2 पेज का नहीं होता बेटा, कई सारे पेजेस का होता है, कई बार हजार पेजेस के भी आंसर होते हैं। आप सोच सकते हो, मतलब 300-400-500 पेज तो नॉर्मल है कि इतना बड़ा आंसर होगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा डेटा होता है, और उसकी कॉपी जो है ना फिर पूरे पार्लियामेंट में दी जाती है, ताकि जिसको भी पढ़ना है, एनालाइज करना है, वो जो है उस पूरी कॉपी को अंडरस्टैंड करे, पढ़े, और उसको आंसर को समझाता है। फिर वो नेता प्रॉपर क्या करेगा, उस आंसर को समझाएगा कि देखिए ये पॉइंटर्स हैं, ये क्वेश्चंस आपने पूछे थे और ये मेरा जवाब है। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कर सकती हैं। तो बड़ा मजेदार अपने आप में आप कह सकते हो एक तरीके से पूरा ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो आइए, अब जब आप मंत्री से ज्यादा पूछोगे ना, जब ऑपोजिशन ज्यादा आज क्वेश्चन करेगा रूलिंग पार्टी से, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, ए चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो जब ऑपोजिशन वाला ज्यादा सवाल करता है ना रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी क्या करती है, ऐसे कुछ करती है, बिल्कुल चुप, बहुत बीच में बोलता है, मेरे बीच में बहुत बोलता है, तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलने का, ठीक है। चलिए तो आइए भाई क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, अभी कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। चलो आगे बात करेंगे फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर।
चलिए तो लेट्स टॉक फर्दर। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आर की, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आर क्या होता है ना। चलिए आइए बात करते हैं ना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, तो तैयार है ना फटाफट से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आर क्या होता है दोस्त। क्वेश्चन आर बहुत सिंपल सी भाषा में पहला घंटा है जनरली पार्लियामेंट के अंदर, जब क्या किया जाता है, जब कोई हाउस का मेंबर यहां पे सरकार से क्वेश्चंस करता है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जनरली आपके जो हाउस, जो आपका पार्लियामेंट होता है, उसका जो पहला घंटा होता है ना, जो आपका पहला आर होता है, पहला घंटा होता है, वहां पे जनरली क्या होता है, जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो रूलिंग पार्टी से, रूलिंग सरकार से कई सारे मुद्दों पे सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर कहते हैं। मुझे 1 मिनट देना यार, क्लास बहुत ज्यादा लैग कर रही है, कम से कम 25-30 सेकंड से। चले प्रशांत, कोई है इधर, क्लास बहुत ज्यादा लैग कर रही है। ललित भाई करीब 25-30 सेकंड्स का लैग है, एक बार चेक करिएगा आप, है ना। बहुत ज्यादा लैग कर रही है क्लास। चलिए मतलब मैं खुद को ही देख पा रहा हूं इतने सारे टाइम पीरियड्स में। चलिए तो हमने क्या पूछा अभी यहाँ पे कि क्वेश्चन आर की बात करें। तो क्वेश्चन आर क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आर आपका वो समय या वो टाइम है पार्लियामेंट में, खासकर पहला 1 घंटा, जहां पे अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं हाउस के, वो रूलिंग पार्टी से यहां पे कई सारे सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो राइट होता है ना बेटा हाउस मेंबर्स का रूलिंग पार्टी से सवाल करने का, इसी को हम इंटरपेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटरपेलेशन। तो अगर आपसे पूछेंगे इंटरपेलेशन क्या होता है, तो इंटरपेलेशन का मतलब होता है द राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से सवाल पूछने का जो अधिकार है पार्लियामेंट के मेंबर्स का, उसे हम इंटरपेलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जितने भी आपके वर्किंग डेज है पार्लियामेंट के, जिसमें आपके हाउस मेंबर्स आ रहे हैं, सारे बैठ रहे हैं, उसका जो पहला घंटा होता है वो कहलाता है आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, जो फर्स्ट आवर होता है वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट में, जो सबसे पहला घंटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर। बिकॉज इसमें क्या किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन सवाल पूछ रहा है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी आपके मेंबर्स वहां पे बैठे हुए हैं, खासकर ऑपोजिशन के लोग, वो यहां पे जनरली क्या कर रहे हैं बेटा, कि जितने भी आपके सरकार के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनसे कई सारे पब्लिक मुद्दों के ऊपर यहां पे सवाल कर रहे हैं। और इसी अधिकार को आप इंटरपोलेशन भी कहते हैं, और इस पहले घंटे को आप यहां पे क्वेश्चन आर कहते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट है, ठीक है, ओके। तो इस पहले घंटे को हम क्या कहते हैं दोस्त, इस पहले घंटे को हम कहते हैं यहां पे क्वेश्चन आर। चलो अब फटाफट से लेट्स हैव अ क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कहता है कि राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस to ask questions to the government ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इंटरस्टेलर, चलिए ऑप्शन नंबर बी इंटरपलेशन, ऑप्शन नंबर सी इंटरसाइट, ऑप्शन नंबर डी इंटर क्वेश्चन। चलिए 4 ऑप्शन है बच्चों, यहां पे 45 सेकंड्स का टाइम है। सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे कि विच ऑफ द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस टू आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इंटरस्टेलर कहते हैं, इंटरपेलेशन कहते हैं, इंटरसाइट कहते हैं, या फिर इंटर क्वेश्चन कहते हैं। 45 सेकंड्स का टाइम है, एंड सारे बच्चे यहां पे जल्दी से रेडी हो जाओ भाई, आंसर करो फटाफट से। चलिए जी बढ़िया, डन। फटाफट से कर दो भाई, फटाफट से। किसी को काली जहरीली चाय पीनी हो तो बेटा मुझे जरूर से बता देना, रखी हुई है यहाँ पे, काफी सारी बच गई थी, है ना। मैंने काफी सारी काली जहरीली चाय पी नहीं थी, तो आप लोग जो है यहाँ पे फटाफट से बता सकते हो, ठीक है। चलिए यार एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन है, मैं अभी यहाँ पे ऐसे कोटेशंस पढ़ रहा था श्री कृष्ण के, लाइक अगर आप भगवत गीता के कभी पढ़ी हो आपने, तो बड़े उसमें सुंदर सुंदर लाइफ सिचुएशंस को डील करते हुए ना, बड़ी प्यारी प्यारी बातें इनफैक्ट, ठीक है।
उसमें से एक बड़ी प्यारी बात है कि यार श्री कृष्ण का श्लोक है ना, भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ी प्यारी बात है उनकी कि इंसान का पतन ना उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। यानी जब अपने आप नियर एंड डियर वंस को गिराने के लिए जब आप किसी थर्ड पर्सन की सलाह लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने खुद के गिरने की कहानी लिखना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो बड़ा प्यारा यार, बड़ा प्यारे फैक्ट्स है ना, बड़े प्यारे प्यारे फैक्ट्स हैं। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी सी बात है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है कि जो अपने जो डेडिकेटेड नहीं है यार लाइफ के अंदर ना, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल लाइफ में कुछ अचीव करने का रखते हो, बिल्कुल ऐसा लेड बैक एटीट्यूड के साथ जो जिंदगी जीते हैं भाई, फिर वो मतलब अपने डेस्टिनेशन से, अपने एम से, अपने ड्रीम से ना बहुत दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, और लाइफ में देखो आपको ना कभी कभी आप ऐसे मोमेंट्स के थ्रू जाओगे जब बड़ा लेजीनेस फील होगा, जब आपको लगेगा यार ये चीज छोड़ देनी चाहिए भाई, अब तो नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार उस टाइम ना खुद को समय दो, खुद के साथ पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या एक्चुअली जो आप कर रहे हो वो सही है, मतलब वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है। ठीक है, बिकॉज अगर आप जस्ट पीयर प्रेशर में, जस्ट सोसाइटी प्रेशर में जब आप किसी चीज के साथ परस्यू करोगे ना, आप खुद देखोगे यार कि आप कर तो लोगे कई बार, कई केसेस में, बट आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर डूइंग यू शुड बी वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। आप जब तक उससे खुश नहीं है तब तक आपको उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकल नहीं सकते, है ना। चलिए, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इंटरपोलेशन बहुत सही है। इंटरस्टेलर जिसने भी यहां पे आंसर किया, बेटा नोलान के फैन हो तुम, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, लेकिन आंसर तुम्हारा गलत है यहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 93% बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है। धर्मेश, फरहान, रुद्रा, राशि, मंजिला, सिद्धांत, बिलाल, मौलिक, विवेक विद अस एंड प्रज्ञेश विद अस, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आगे बात करेंगे बड़ा बच्चे, लेट्स मूव फर्दर। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन आवर्स की। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि यार कई तरीके के सवाल यहाँ पे आप पार्लियामेंट के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, एक तो वो सवाल हुए जिसे मंत्री यहाँ पे ओरली आंसर करेगा, यानी मुंह जबानी, एक वो जिसे लिख के आंसर करेगा, और तीसरे वो सवाल जिसके लिए चॉइस होती है मंत्री के पास या रूलिंग गवर्नमेंट के लोगों के पास कि वो आंसर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ठीक है, तो तीन तरीके के क्वेश्चंस की हम यहां बात करते हैं। एक होते हैं हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस, एक होते हैं हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चंस, और एक होते हैं हमारे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, स्टार्ट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मेंबर्स ऑफ द जो हाउस है, पार्लियामेंट है, ये ओरल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ओरल मतलब आप बोल के बता दीजिए, यहां पे काम चल जाएगा, यानी स्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे, आप उसका आंसर आप बोल के ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए होम मिनिस्टर से पूछा कि होम मिनिस्टर साहब आपने ये वाली पॉलिसी क्यों लॉन्च की, अब इतना तो पता ही होगा यार होम मिनिस्टर को ये पॉलिसी क्यों लॉन्च की गई है, तो होम मिनिस्टर क्या करेंगे, उसका ओरली आंसर दे देंगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप अनस्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। कहने का मतलब है जिनके आंसर्स लोगों को रिटन में चाहिए, रिटन फॉर्मेट में। अब रिटन फॉर्मेट में आंसर पार्लियामेंट में ऐसे छोटे मोटे आंसर्स नहीं होते जो आप अपनी कॉपी में लिख के खत्म कर देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में मांगा गया है तो उसके लिए लगभग 10 दिन का टाइम देना मैंडेटरी है, कि आपको एटलीस्ट 10 डेज का टाइम यहां पे देना पड़ेगा मंत्री को जिससे आपने सवाल पूछा है, कि वो प्रॉपरली उस आंसर को प्रिपेयर करके आ पाए। तो मंत्रियों से रैंडम क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, यहां पे उनको समय देना पड़ेगा रिटर्न आंसर लिखने के लिए। तो उनकी जो टीम होगी, पूरी रिसर्च वाली टीम, वो उसमें लग जाएगी और इन क्वेश्चंस को यहां पे प्रॉपर एकदम प्रिंटेड फॉर्म में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां पे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर जो नेता होगा जिस भी डिपार्टमेंट का जिससे आपने सवाल पूछा है, फिर वो आपको इसका प्रॉपर जवाब, प्रॉपर उत्तर वहां पे देगा। और मैंने आपको बताया था कि ये रिटन आंसर्स कोई 1-2 पेज के नहीं होते, ये कई 100 पेजेस के आंसर्स होते हैं। तो इनकी कॉपीज जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ताकि ये लोग जो है आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, और फिर उनके पास ऑप्शन भी होता है कि वो चाहें तो इससे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि 10 दिन से कम दिनों के अंदर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कि आपने 10 दिन का भी नोटिस नहीं दिया और उससे कम दिनों में आपने कहा कि भैया मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब यहां पे यार, यहां पे एक फिजिबिलिटी है, आपके मंत्री के पास, आपका जो मेंबर है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो चाहे
तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करेगा और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का आंसर देना मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहें तो आप दे सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं दे सकते। बिकॉज अगर आपको अच्छा प्रॉपर डिटेल्ड आंसर चाहिए तो एटलीस्ट 10 डेज का टाइम देना बहुत जरूरी है, और 10 दिन के टाइम से भी कम नोटिस में अगर आप कह रहे हो कि आप आंसर दो, तो यहां पे मंत्री के ऊपर या जो भी आपका मिनिस्टर जिससे आपने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहां पे आंसर देना चाहता है या फिर आंसर देना नहीं चाहता। ठीक है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ये कंप्लीटली इसके हाथ में। डन, चलिए, तो ये तो हो गया यार कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार का जो पहला घंटा होता है उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस की बात की जाती है। अब बात आते हैं यार मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, मोशन का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रपोजल जो यहां पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है। देखो सिंपल सी लॉजिक बताऊं आपको, जो बच्चे यहां क्लास के अंदर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं बेटा, उनके नंबर तो देखो बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और देखो मैं एक लाइफ में एक बात बताऊं, जो ये कहता है, देखो हम लोग भारतीय समाज में रहते हैं, हम लोग कोई ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, यूएस के अंदर नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। आप अगर बहुत अमीर हो बेटा, बहुत अमीर हो आप, है ना, बहुत पैसे वाले हो, तो पहली बात तो आप पढ़ नहीं रहे होते, नॉर्मल सी बात है, आपको इतनी टेंशन होती नहीं। पिताजी हमारे विधायक हैं, बापू हमारे जमींदार हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है यार, आपको पढ़ने में इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं करोगे तो भी पिताजी का पैसा इतना होगा कि आपकी अगले 7 जन्म बीत जाएंगे, है ना, पैसा खर्च करने में। पापा ने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया होगा। तो डेफिनेट सी बात है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो शायद उस लेवल के अमीर तो नहीं हो सकते, अंबानी लेवल के। सच्चाई की बात करूंगा तो मैं, हो सकता है बुरी लगे, ठीक है, सच्चाई की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रूटल फैक्ट है। तो शायद मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि शायद मैं अंबानी लेवल का अमीर नहीं हूं, और शायद तुम भी इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज तुम अंबानी लेवल के अमीर नहीं हो, है ना। बन सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बन सकते, उसके लिए मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगा, समर्पण लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि यार जो बच्चा टाइम को क्रूशली इस्तेमाल करता है, अभी पैसे तुम नहीं दे रहे हो, पैसे तुम्हारे पापा दे रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दे रहे हैं, बहुत मेहनत करके पैसे लाते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होगा बच्चे की, जो मतलब बच्चा ना यहाँ पे क्लास में फोकस करके पढ़ता है, वो बच्चा हमेशा बेहतर आउटपुट निकालेगा, चाहे वो स्कूल की क्लास पढ़े, चाहे वो लोकल कोचिंग पढ़े, चाहे वो यहां पे बैच के अंदर पढ़े। लेकिन अगर फोकस्ड बच्चा है तो हमेशा उसका आउटपुट बेहतर आता है, बहुत बेटर आता है, ठीक है। और फिर वो बच्चे होते हैं तो लास्ट बार एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं, किताबें ढूंढ रहे होते हैं, मल्टीपल वर्कबुक्स ढूंढ रहे होते हैं, उनका कुछ भला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी डेडिकेटेड हो ही नहीं पाए। तो जब आप पूछते हो ना कि सर हमें डेडिकेशन कैसे आए, हम पढ़ें कैसे, तो इट्स वेरी सिंपल कि यार आप चैट पे टाइम ना वेस्ट करके आप फोकस करिए क्लास के अंदर। किसी भी टॉपर से पूछो, आपसे एक ही बात बताएगा वो कि सर हम चैट नहीं करते थे। मैंने जितने बच्चों से मिला हूं जिनके नंबर आए हैं, चाहे आईसीएसई या सीबीएसई के हो, क्लियर बोला उन्होंने कि सर जब भी हम बैच में क्लास करते थे हम चैट नहीं करते थे। ठीक है, देखो चैट में बंद कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फ्रीडम है, एक डेमोक्रेटिक क्लास हम लोग करते हैं, तो हर एक के पास बात कहने का अधिकार होना चाहिए। इस वजह से मैं चैट्स ऑफ बहुत रेयर केसेस में करता हूं, ठीक है। डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना डेमोक्रेटिक अधिकार आपका होना चाहिए, है ना। अनटिल अनलेस आप कुछ बहुत फालतू टाइप ना करो तब, ठीक। तो बेटर है कि टाइम मिला है तो उस टाइम को क्रूशियली यहां पे यूटिलाइज करिए। अच्छे टॉपिक्स हैं, बढ़िया टॉपिक्स हैं, आप समझ के जाओगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो एग्जाम्स के अंदर भी आप बेहतर करोगे, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे बात करते हैं बेटा, अब मोशन, है ना। अब मोशन क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब मोशन बेटा एक तो वो होता है जो मेडिकल टर्म होता है, यानी जब आपका पेट खराब हो जाता है तो हम कहते हैं ना भैया हमको बहुत लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारा पेट इतना खराब हो गया है कि बाथरूम से बाहर ही नहीं आ पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है ना। तो एक तो वो वाला मोशन होता है। अब एक मोशन होता है चलना, कि आप लोग चल फिर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो भी एक मोशन है ना। अब एक मोशन हमारे सिविक्स की भाषा में भी होता है। अब इसका मतलब होता है किसी प्रकार का प्रपोजल। ये वो प्रपोजल नहीं है जो रोहित ने रिया को किया था, ठीक है, वो वाला प्रपोजल नहीं है कि रिया विल यू एक्सेप्ट माय मोशन, रिया भाग जाएगी बेटा मार करके, ठीक है। तो रोहित ने जो रिया को किया वाला प्रपोजल नहीं है, ये प्रपोजल होता है जो किसी भी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर यहां पे करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इट इज प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है। कौन कर रहा है प्रपोजल यहां पे? मेंबर ऑफ हाउस। किस लिए कर रहा है? ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड है, यहां पे डिस्कस किया जाए। अब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं दोस्त, कहीं ना कहीं वो हमारे मतलब हमारे बेहतरी के लिए बैठे हैं ना, हमारे बेटरमेंट्स के लिए बैठे हैं। अब कभी कभी क्या होता है यार, एकदम से इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाते हैं, जैसे कोविड-19 के केस में आ गया था। आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया भारत में, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, उन सबके साथ एकदम मीटिंग किया। क्यों? बिकॉज वो अर्जेंट मैटर था, है ना। तो ऐसे क्या होता है, मान लीजिए जब किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस करना होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, एक मोशन या फिर एक प्रपोजल को
मूव करते हैं। ठीक है, इससे मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत ही क्लियर है कि सरकार का जो अटेंशन है वो इंपॉर्टेंट मुद्दों की तरफ खींचा जा सके, ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस की बात करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि मोशन क्या होता है बेटा, एक प्रपोजल होता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पे आगे पेश करता है सरकार की तरफ, ताकि सरकार का जो ध्यान है वो इंपॉर्टेंट पब्लिक मुद्दों पे यहां पे खींचा जा सके, ड्रॉ किया जा सके उनका अटेंशन को। तो ऐसे प्रपोजल्स को हम कहते हैं मोशंस। चलिए, तो सबसे पहला मोशन अगर मैं बात करूं आपसे, इसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। अब आपको इस मीम को देख के समझ में आ गया होगा कि चल 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 गाड़ी निकाल, जल्द स्टार्ट कर। ठीक है, तो आपको ये वसेपुर वाली मीम देख करके समझ ही आ गया होगा यार कि इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। ठीक है, तो आप वसेपुर की मीम से याद रख सकते हो कि जब कभी भी एडजर्नमेंट मोशन की बात की जाएगी तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है, दैट इज हम किसी ऐसे मतलब जिस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है जिसके चलते आप क्या करेंगे, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन को डिस्कस करेंगे। बाकी सारे नॉर्मल मैटर्स को साइड कर दिया जाएगा। यहां पे जितना भी कामकाज चल रहा है, जितना भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सब साइड हो जाएगा बेटा। पूरा पार्लियामेंट एक साथ आकर के एडजर्नमेंट मोशन पे क्या करेगा, इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स को डिस्कस करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब ताज अटैक हुआ, लेट्स से आपको याद होगा 26/11 का ताज अटैक, बहुत ही अनइवेंटफुल इवेंट था यार। मैंने उस अटैक को लाइव देखा टीवी पे, और मैं सही बताऊं उस दिन मतलब इंडियन मीडिया के लिए ना रिस्पेक्ट ऐसा डाउन हो गया, मेरा लेजिट डाउन हो गया। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि मीडिया कभी कभी टीआरपी के लिए किस हद तक गिर सकती है वो आपको ताज अटैक की फुटेज में दिखेगा। इतनी नालायक मीडिया यार, इतनी नालायक मीडिया कि मतलब आप ये सोचो कि वो एक एक मूवमेंट बता रही है एनएसजी कमांडोज के, कि मतलब पब्लिक को पता है कि एनएसजी कमांडो कहां से उतर रहे हैं। मतलब एक नंबर की, मतलब जिसको क्या ही बताया जाए यार, है ना। सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए मीडिया पागल होकर घूम रही है, एक एक मूवमेंट बता रही है। मतलब आतंकवादियों को हमारी मीडिया से पता चल रहा है कि यार हमारा एनएसजी कमांडो कहां उतर रहा है। एनएसजी कमांडो उतर चुके हैं, देखिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। अरे यार क्या बेवकूफी है भाई। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट घुस आता है, ठीक है, या फिर कोई और बड़ा अटैक होता है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो ऐसे ही केस में ऐसे एडजर्नमेंट मोशन को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जितना भी आपका ऑपोजिशन पार्टी है, जितने भी लोग आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठ रहे हैं, वो बाकी सारे कामकाज को साइड कर देंगे। और क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी है कि यार देश के, देखो देश एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट पॉलिटिशियन है। अगर कोई ये मुझसे पूछे कि आप पॉलिटिक्स के अंदर किसको पसंद करते हो, तो यार मैं दो ही लोगों का नाम लूंगा, एक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे हमारे जो लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा खूबसूरत सा स्पीच का एक पार्ट है। वो कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो देश रहना चाहिए का मतलब है कि जब आपका कंट्री हर एक चीज से ऊपर हो जाता है, हर एक चीज से ऊपर उठ जाता है, हम तब ऐसे मोशंस की बात करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए देश के अंदर फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, डकैती पड़ जाए, डकैती लूटमारी पड़ जाए, बहुत बड़े लेवल पे दुश्मन देश के अंदर घुस आए। ठीक है, मान लीजिए कोई खतरनाक नेचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे कोविड-19 जैसा एक नेचुरल इन्फेक्शन फैला था। ठीक है, या फिर पूरे देश भर में मान लीजिए अर्थक्वेक्स आ जाए कई सारी जगह। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कम्युनल टेंशन बढ़ जाए, बहुत सारे भारत के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने लगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका एडजर्नमेंट मोशन बुलाया जाता है। सरकार के लोग क्या करते हैं, बाकी सारे काम को साइड करके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। ऑपोजिशन से भी आपके सजेशंस मांगे जाते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। बहुत ही प्यारा मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, अब आता है आपका बेटा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में। देखिए एडजर्नमेंट हमने समझ लिया कि भैया देश सबसे ऊपर रहना चाहिए, यानी देश के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पे कानून की बात करेंगे, बाकी सारे मैटर साइड में, सिर्फ देश की बात करेंगे। देश की मुसीबत आ गई है, इसको दूर कैसे करना है। तो आपने क्या किया, सारे मेंबर्स की यहां पे मीटिंग बुला ली, इसको हमने कहा एडजर्नमेंट मोशन। अब हम यहां पे बात करते हैं फटाफट से हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिस्टर बीन का चल झूठी बहुत ही ज्यादा एप्टली यहां पे फिट होता है। क्यों, देखो समझो कैसे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब आप बात करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा आपके अंदर विश्वास खत्म हो गया, यानी नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब मान लीजिए भारत में एक ऐसी सरकार आ जाए, है ना, एक ऐसी सरकार बन जाए जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सरकार बनने के बाद उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे लोग बहुत नाराज हो गए भारत के। अब भारत के लोगों की आवाज को पार्लियामेंट में कौन उठाएगा, वो उठाएगा ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है वो सारी पार्टियां जो आपके चुनाव यहां पे हार गई थी, वो आपका ऑपोजिशन फॉर्म करती हैं। ठीक है,
तो पार्लियामेंट के अंदर दो पार्टीज हैं, दो ग्रुप हैं, दो गुट आप समझ सकते हैं। एक वो है जो कि चुनाव जीत के सरकार बना के बैठा हुआ रूलिंग पार्टी है, और एक आपकी ऑपोजिशन है, यानी वो सारी पार्टियां जो यहां पे चुनाव हार गई हैं लेकिन वो अभी एज अ ऑपोजिशन काम कर रही, ठीक है। द पॉइंट इज, मान लेते हैं कि जो आपकी रूलिंग सरकार या रूलिंग पार्टी है वो देश के अंदर अच्छा काम नहीं कर रही, देश के लोग यहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से, और उनकी आवाज को कौन उठाएगा पार्लियामेंट में? आपकी ऑपोजिशन उठाएगी, ठीक है। अब ऑपोजिशन क्या करेगा? यहां पे ऑपोजिशन जाएगा सीधा सीधा स्पीकर के पास, ठीक है, ऑपोजिशन जाएगा स्पीकर के पास और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहां पे मूव किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा? यहां पे ऑपोजिशन जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर को कहेगा कि हमें इस करंट रूलिंग पार्टी की फंक्शनिंग में भरोसा खत्म हो गया, ठीक है, ये एकदम एक नंबर की झूठी पार्टी है, हमारा जो है इसके अंदर भरोसा खत्म हो गया। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी, ठीक है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी XYZ पार्टी हो सकती है कि ऑपोजिशन कह रहा है जाके स्पीकर को कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यहां पे मूव करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमारा जो भरोसा है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, इस रूलिंग पार्टी और उसकी कैबिनेट में खत्म हो चुका है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका जो कैबिनेट है, ये पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अपने हर एक एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट है ना, इनको जवाब देना पड़ता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहां पे मूव किया जाता है बाय द ऑपोजिशन, और इसको मूव करने के लिए भी एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट यहां पे होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कांग्रेस ने एक बार ट्राई किया था लास्ट, जब इस चुनाव के पहले, जब भी आपके एनडीए की सरकार थी, इससे पहले भी, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार ट्राई किया था, बट कांग्रेस पार्टी के खुद के पास ही इतने कैंडिडेट्स नहीं थे यार, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार ट्राई किया था कि यार पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने का, बट उसका कुछ फायदा हुआ नहीं था, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए भी कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर 50 लोग, 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात के लिए फेवर्ड है कि हां हमें रूलिंग पार्टी में भरोसा खत्म हो गया है, हम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को वोट करना चाहते हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तभी ये मोशन आगे लेके जाया जा सकता है। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद यार वोटिंग करवाई जाएगी, ठीक है, फिर क्या होगा? वोटिंग करवाई जाएगी, किसके फेवर में? रूलिंग पार्टी के फेवर में, उसके अगेंस्ट, जैसा भी हो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? नंबर 1 कि जब रूलिंग पार्टी के अंदर यहां पे ऑपोजिशन का और देश के लोगों का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, तो देश के लोगों की आवाज कौन है? ऑपोजिशन पार्टी है। तो ऑपोजिशन क्या करेगा? स्पीकर के पास जाएगा, बोलेगा कि हमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, किसके अगेंस्ट? रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, डन। अच्छा, अब यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाने के लिए भी आपके पास कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी स्पीकर इस रिक्वेस्ट को आपकी आगे बढ़ाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी मिल गया, ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ा भी दी गई, अब क्या होगा? इसमें वोटिंग होगी, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस वोट कहते हैं, ठीक है। अब वोटिंग करवाई जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वोटिंग करेंगे। अगर मैक्सिमम वोटों ने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चले गए, मान लीजिए मैक्सिमम लोगों ने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया कि भाई हम रूलिंग पार्टी को नहीं चाहते, तो क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लोगों ने रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में वोट कर दिया तो ये मोशन आपका पास होगा ही नहीं। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यानी मान लीजिए कि मैक्सिमम वोट्स रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चले गए, तो प्रधानमंत्री साहब को, जो आपकी सरकार है, उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो भाई कितना स्ट्रांग है ये चीज, अपने आप में कितना स्ट्रांग चीज है भाई ये, ठीक है, कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान मनमानी चला नहीं सकता। तो आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो चल रही थी कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, भारत में तानाशाही आ गई है, ठीक है। तो भाई इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, तो सच्चाई बता रहा हूं आपको। उसका रीजन है कि जिसने भी संविधान पढ़ा है, जिसने भी संविधान के इन पॉइंटर्स को पढ़ा है, वो इस बात को बहुत आसानी से बता पाएगा कि भारत में डिक्टेटरशिप लाना इतना आसान नहीं है दोस्त, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस फ्लोट कर रहे थे यूट्यूब पे, मैंने भी 1-2 वीडियोस देखे थे यार कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, भारत डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ठीक है, भारत के अंदर जो है डिक्टेटरशिप हो जाएगी, इंडिया के लॉस खत्म हो जाएंगे। नहीं हो सकता। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर भी, आपने देखा, आपने इलेक्शंस में भी देखा कि ऐसा नहीं हुआ भाई। इलेक्शंस के अंदर कुल मिलाकर के ना सारी पावर लोगों के हाथ में है, सीधी सी बात। लोग जिसको चाहेंगे उसको विजेता बनाएंगे। अब आप देखो, हां, और एक इलेक्शन, एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का एग्जिस्ट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ऑपोजिशन बहुत वीक हो जाए, बिकॉज ऑपोजिशन वीक हो जाएगा तो मतलब ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी थोड़ी सी मतलब डाउन तो होगी। तो स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, हेल्दी ऑपोजिशन होना चाहिए, बिकॉज आज का ऑपोजिशन अगर आप देखोगे यार, तो आज का ऑपोजिशन सिर्फ आरोप लगाता है, मोदी जी ने मेरी धोती चुरा ली,
मोदी जी धोती, मैंने कपड़ा सूखने को टांगा हुआ था, मोदी जी ले गए। आजकल ऑपोजिशन यार ऐसा ही है यार, सैड है बट फैक्ट है ना। मोदी जी मेरी धोती लेके भाग गए, नई लुंगी चुरा के भाग गए। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके का ऑपोजिशन आजकल बड़ा कॉमन है, बट फिलहाल फैक्ट इज फैक्ट, है ना। तो मतलब तो पॉइंट इज कि पुराने जमाने में जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब ये बड़े बड़े नेता थे, तो इतना हेल्दी ऑपोजिशन होता था गाइस, इतना हेल्दी ऑपोजिशन। मतलब आप ये मान के चलो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब मतलब ऑपोजिशन में थे, जब उनको करंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने बाहर भेजा था स्पीच देने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो हिंदी में देकर के आए थे स्पीच यार। मतलब एक कल्चर को भारत के रिप्रेजेंट करके आए थे, एक तरीका था। अंग्रेजी में उन्होंने स्पीच नहीं दी, हिंदी में बोल करके आए, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करके आए, और काफी सुंदर बात थी अपने आप में चीज, है ना। तो आज का यार ऑपोजिशन भी एकदम ऐसे ही हो रखा है। तो फिलहाल अगर ऑपोजिशन मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है, ज्यादातर जो है आप कह सकते हो कि मतलब वोट्स रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो रूलिंग पार्टी के यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को यहां पे रिजाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। तो एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो गया, जो वोट्स थे आपके रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चले गए, तो अब क्या होगा जब सरकार रिजाइन करेगी। कैसे सरकार, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करेंगे तो उनके जितने भी कैबिनेट है, उनकी जो टीम है, उसको भी यहां पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो जब ये सरकार रिजाइन करेगी तो दैट मीन सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब रिकमेंड कर सकते हैं कि हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए। हाउस को डिसॉल्व करने का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट साहब अब जो है आप नई लोकसभा यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, बिकॉज करंट सरकार यहां पे गिर गई है। अब इसको अपॉइंट करने के दो तरीके हैं। पहला है या तो आप री इलेक्शंस करवाइए, जिसको आप कई बार यहां पे मिड टर्म इलेक्शंस भी कहते हैं। मिड टर्म इलेक्शन तभी होता है जब कोई सरकार पूरे 5 साल पूरे करने से पहले ही अगर डिसॉल्व हो जाए। मान लीजिए ऐसा कुछ केस हो गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और सरकार आपकी गिर गई, तो ऐसे केसेस में पहला तरीका तो यह है कि आप मिड टर्म इलेक्शंस करवा लीजिए, दोबारा चुनाव करवा लीजिए, एक नई लोकसभा यहां पे अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यहां पे हाउस को डिसॉल्व कर सकता है अगर यहां पे प्राइम मिनिस्टर उनको इस बात को रिकमेंड करे, अगर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो यहां पे मेजोरिटी पेश कर सकती है। अब यहां पे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप मिड टर्म इलेक्शंस करवा लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजोरिटी पेश कर पा रही है, जो कह पा रही है कि हाँ भैया 273 सीट्स हम अचीव कर पाएंगे, तो फिर उसको चांस मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत के पार्लियामेंट में दो सेक्शंस हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो जो एक्स थी वो हमारी रूलिंग पार्टी थी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो भैया इनको तो रिजाइन देना पड़ गया। अब अगर वाई के अंदर इतना दम है कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दे, वो ये प्रूव कर दे कि 273 सीट्स हम यहां पे अपने दम पे ला सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर इतना सपोर्ट हम जुटा सकते हैं, तो फिर सरकार बनाने का मौका इनको दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं प्रूव कर पाए मेजोरिटी, अगर ये नहीं जुटा पाए उतनी सीटें, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उस केस में आपका मिड टर्म इलेक्शंस ही एक बढ़िया ऑप्शन यहां पे बचता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके अलावा हाउस को और आप कब एडजर्न कर सकते हैं। देखिए हाउस को एक और केस में एडजर्न कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई सिटिंग या जो एक्स मेंबर था आपके हाउस का, ठीक है, वो मर जाता है। अगर वो डाई कर जाता है तो उससे होगा क्या, बहुत सिंपल सी बात है कि यार आपके उस पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगा आपका वेकेंट। ऐसे केस में उस पर्टिकुलर पोजीशन को भरने के लिए हम कई बार बाई इलेक्शंस करवाते हैं। तो बाई इलेक्शन तभी होता है जब कोई आदमी जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मर जाता है या फिर वो आपका रिजाइन देके भाग जाता है। ठीक है, सिंगल आदमी, सिंगल या 2-3 आदमी। ठीक है, तो हाउस को ऐसे केस में भी एडजर्न किया जा सकता है। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्शंस तो बात की बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए इमीडिएटली कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर या फिर कोई एक्स मेंबर जो कि हाउस का पार्ट रहा है किसी टाइम पर, अगर वो मर जाता है, तो ऐसे केस में भी उस दिन हाउस की छुट्टी डिक्लेयर की जा सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि यार जब बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तब भी हाउस को एडजर्न किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। डिसॉल्व नहीं करेंगे, उस दिन के लिए छुट्टी कर देंगे। और या फिर अगर हाउस के अंदर कोरम नहीं मतलब लोग ही नहीं आए, मेंबर्स ही गायब है, मंत्री लोग ही गायब है, अगर वो लोग नहीं आए हाउस के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है उस केस में भी हाउस की छुट्टी की जा सकती है उस पर्टिकुलर दिन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि और कौन कौन से तरीके हैं हाउस को एडजर्न करने के। इसको हम प्रोरोगेशन कह सकते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब होता है यार कि अगर सरकार चेंज हो रही है तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर रूलिंग पार्टी अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि आप पूरे
हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, मतलब आप री इलेक्शन करवा लीजिए, या फिर अगर ऑपोजिशन के पास इतना दम है कि वो मेजोरिटी प्रूव कर पाए, वो प्रूव कर पाए कि हाँ हमारे पास 273 सीट्स का मिनिमम सपोर्ट आ जाएगा, तब उनको मौका मिलेगा यहां पे सरकार बनाने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में फिर री इलेक्शन या फिर मिड टर्म इलेक्शंस एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है यहां पे दोबारा से लोकसभा को अपॉइंट करने का। तो ये पॉइंट यार यहां पे आपने को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट था। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद फटाफट से स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा की बात करेंगे। स्पीकर की बात बड़ी मजेदार है। चलिए तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर हो गई बच्चों पढ़ते पढ़ते, एक सवाल करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन is passed in the house, then PM and his ministry has to resign। ठीक है, ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट becomes the acting PM। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बाई इलेक्शंस आर हेल्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलिए मस्त क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगा। जिन बच्चों ने ध्यान से सुनी होगी मेरी बात, उन सारे बच्चों का ये वाला डाउट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है, जिस भी बच्चे ने ध्यान से मेरी बात को सुना है वो बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए पास हो जाता है हाउस के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, पीएम उसकी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट एक्टिंग पीएम बन जाएगा, बाई इलेक्शन होंगे या फिर बोथ एनसी होगा। ध्यान दीजिएगा एक यहाँ पे छोटा सा कैच है, एक छोटा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट है, अगर आप वो पकड़ गए तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुपर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आंसर्स करते हुए, बहुत अच्छे आंसर्स करते हुए। खतरनाक बेटा, अनाकोंडा की कॉल आ रही है मेरे को। कैसे कैसे लोग नाम रखते हैं यार, कैसे रख सकते हो भाई। मेरे को एक कॉल आ रही है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर अनाकोंडा। खतरनाक लोग हैं भाई, खतरनाक नेक्स्ट लेवल लोग हैं भाई, है ना। मतलब ऐसे ऐसे नाम रख के कॉल आते हैं ना बेटा, मैं क्या बताऊं तुमको, खतरनाक खतरनाक लोग कॉल करते हैं भाई। अनाकोंडा नाम से लोग कॉल कर रहे हैं, कोई बात होती है बताओ। बहुत बढ़िया, कर लिया क्वेश्चन। चलिए सुपर, वेरी नाइस। चलो बड़ा बच्चा आंसर देखते हैं यार, आंसर बहुत सिंपल था, आंसर सारे बच्चे देख लेंगे जल्दी से। कहा गया मेरा पेनवा, मेरा पेनवा मिल गया, बहुत बढ़िया सिंपल। तो पेनवा मिल गया हमार, क्या बात है। चलिए देखते हैं लोहार, मतलब चलिए देखते हैं आंसर तोहार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एकदम खतरनाक खतरनाक वाला आंसर जो है बच्चों ने यहाँ पे कर दिया है, एकदम घातक तरीके से बच्चों ने कर दिया है। फिर भैया स्पीकर की बात करेंगे हम यहाँ पे जल्दी से। करेक्ट आंसर इज सिंपल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए भैया। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी मिनिस्ट्री, उनकी कैबिनेट को यहाँ पे देना पड़ेगा रिजाइन। क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा दोस्तों। तो भैया सिंपल सी बात है, यहां पे इलेक्शंस तो हो सकते हैं लेकिन बाय इलेक्शंस नहीं होंगे, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे दोस्तों। तो जिसने बाय इलेक्शन लगा दिया मालिक, गलत कर चुके हो तुम। बाय इलेक्शन कब होते हैं, जब कोई मंत्री बेटा टैं बोल जाता है, या फिर मान लीजिए मंत्री साहब एक या दो तीन मंत्री लोग रिजाइन मार देते हैं, तो उनकी वैकेंसी भरने के लिए हम लोग बाय इलेक्शन करते हैं। पूरी सरकार ही गिर गई अगर, तो थोड़ी करेंगे हम लोग यहां पे बाय इलेक्शन, खतरनाक। चलिए अरे कल मैं एक मीम देख रहा था यार, इतनी इंटरेस्टिंग मीम थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं तुमको। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीम थी, बहुत बढ़िया। ओह भाई मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे को पता था ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मिड टर्म इलेक्शंस दोस्तों, नॉट बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन में फर्क है, ठीक है। चलिए बहुत मजा आया भाई मेरे को। मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा ग्लिच है। हाय हमजा कैसे हो, धर्मेश, मंजिला, राशि, तस्नीम, रुद्राक्ष, शिवम, शाश्वत, सुदीक्षा, श्याम भाई, बहुत बढ़िया। इधर भी देख लेते हैं, क्या बात है, बहुत सारे प्यारे बच्चे। हाँ जी
तो एक बच्चा है ना, गांव का ही बच्चा है शायद, है ना, बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग बच्चा था। तो उससे जो है क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं आपको, एक पत्रकार पूछता है कि अगर एक दिन के लिए डीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? तो कहता है घूसखोरी करेंगे, सिंपल सी बात है। और नो नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। वो मेरे को याद आ गया स्प्राइट वाला एडवर्टाइजमेंट, बड़ा मस्त मीम है यार। बच्चा है, बच्चे से पूछ रहे कि अगर एक दिन के लिए डीएम बना दो क्या करेंगे? कुछ नहीं, घूसखोरी करेंगे, ब्राइब लेंगे, मस्त घूस लेंगे, है ना। देखो एक बात बताऊं तुम्हें, लाइफ में देखो, चल आगे बात करते हैं, फिर बताऊंगा, स्पीकर के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। देखो सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो सबको चाहिए, है ना, सबको चाहिए। अब तुम मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू पढ़ोगे तो कहेंगे देशभक्ति करेंगे, बहुत देशभक्ति है हमारे अंदर। तुम रियलिटी अगर देखोगे यार, तो रियलिटी बड़ी डार्क है। अगर तुम पूछो सिविल सर्विसेज क्यों करना है, ऑनेस्ट आंसर सिंपल है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मस्त बेनिफिट चाहिए, थोड़े बहुत पैसे आ जाए नीचे जेब के अंदर एकदम, है ना, काला धन, तो मजा ही आ जाएगा, इसको कहते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है। और मैं रियलिटी से भाई, मैं खुद चीज की तैयारी कर चुका हूं, ठीक है, एग्जाम दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नोन में, और कुछ एक आध लोग हैं जो बहुत अच्छी जगह भी हैं। तो मतलब कई सारे एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि भैया सारे बेनिफिट्स हटा दो, फिर देखते हैं यार कितने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिलहाल ईमानदार लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ईमानदार नहीं होते, बट ईमानदार भी होते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब मालिक बात करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। भैया स्पीकर ऑफ द लोकसभा का क्या क्या पावर होता है? तो देखिए साहब, जितनी भी मीटिंग है उसका कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। जैसे आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं ना, तो मान लीजिए पार्लियामेंट आपका स्कूल है और उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है, खासकर लोकसभा का, वो है आपका स्पीकर। तो स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका? ऑफ द हाउस, है ना, खासकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन होता है बेटा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का। अब इसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? इसको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आपके अपॉइंट हो जाते हैं इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होते हैं देश में, जब उसके बाद आपका मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंट हो जाता है, तो उसके बाद जो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है वो लोग मिल करके अपने में से ही किसी को अपने बीच से ही स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में अभी तक ऐसा ही होता आया है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो सकता है कि स्पीकर के लिए भी चुनाव करवाया जाए, कि मतलब कौन स्पीकर बनेगा, ठीक है, बिकॉज रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में ठीक ठाक बन नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यार जब उसको इलेक्ट कर लिया जाए, अब आप मान लीजिए जब स्पीकर आप बन गए, ठीक है, तो जब आप स्पीकर बन गए तो आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपको इम्पार्शियल होना है। इम्पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं होना है कि अगर मान लो रूलिंग पार्टी का बंदा स्पीकर बन गया है, मैं तो रूलिंग पार्टी से आया है, मैं तो रूलिंग पार्टी को ही फेवर करेगा, ऑपोजिशन वाले खामोश, हट हप, ऐसे करके ऑपोजिशन को बैठाला नहीं, ठीक है। ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है, तुम उसको हप, बैठ बैठ चुपचाप, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक। तो सिंपल सी बात है, आपको इंपार्शियल होना है, बिल्कुल एकदम भेदभाव नहीं करना है। आप कहीं से भी आ रहे हो, ऑपोजिशन के पार्ट हो, आप रूलिंग पार्टी के पार्ट हो, एक बार आप स्पीकर बन गए, आप इंपार्शियल रहोगे। स्पीकर का टेन्योर कितना होता है? स्पीकर का टेन्योर होता है बेटा 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल तक के लिए आपको स्पीकर अपॉइंट किया जाता है जनरली, ठीक है। अच्छा, आपकी मदद के लिए एक आपका असिस्टेंट होता है, इसको आप डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर किसी वजह से एब्सेंट हो जाता है, स्पीकर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लीजिए उसकी सीट वेकेंट हो जाती, तो उस केस में जो डेप्यूटी स्पीकर है आपका ना बेटा, वो यहां पे हाउस की पूरी प्रोसीडिंग्स का देखभाल करता है, ठीक है। चलिए, हाउस की प्रोसीडिंग्स मतलब हाउस का जो कामकाज है उसकी यहां पे देखभाल करता है, ठीक है। चलिए भाई, पानी पी लिया एकदम बढ़िया ठंडा, 5 दिन पुराना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि स्पीकर कौन है बेटा? सिंपल सी बात है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है। इसको जनरल इलेक्शंस के बाद जब मेंबर्स अपॉइंट हो जाते हैं पार्लियामेंट के, तो आपस ही में से वो किसी को एक को स्पीकर चूज करते हैं, ठीक है। 5 साल का इसका टेन्योर होता है। एक बार चूज कर लिया गया तो उसको इम्पार्शियल, यानी बिना किसी भेदभाव के यहां पे अपना डिसीजन लेने होते हैं। और इसके साथ इसको हेल्प करने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, जिसका काम होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि स्पीकर आपका एब्सेंट है या फिर इसकी सीट खाली हो चुकी है, तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी जगह यहां पे चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ना, फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर के फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1, पहला फंक्शन रिलेटिंग टू द कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। बिजनेस ऑफ द हाउस का मतलब है कि पूरे हाउस के अंदर जितने सेशंस होते हैं, मोशंस होते हैं, उन सब की यहां पे देखभाल करना, ठीक है। तो नंबर 1 पहला क्या होता है? स्पीकर क्या करता है? जितने भी सेशंस होते हैं, जितने भी बिजनेस होता है आपका हाउस का, मतलब जितने भी सेशंस बुलाए जाते हैं हाउस के, उन सबको प्रिसाइड करता है। साथ ही साथ यहां पे टाइम देता है डिस्कशंस के लिए। एंड जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स हैं उसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। यानी किसी प्रकार का भी डिस्कशन चल रहा है, जो भी यहां पे डिस्कस किया गया है, उसमें जो स्पीकर का आपका डिसीजन है वो यहां पे फाइनल माना जाता है। अब जितने भी बिल्स यहां पे लोकसभा के अंदर पास किए जाते हैं, बिल्स क्या होते हैं बेटा? किसी भी लॉ को बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट, एक कच्चा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, एक रफ फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है, जिसे आप बिल कहते हो, ठीक है। तो जितने भी बिल्स यहां लोकसभा में पेश किए जाते हैं, सारे के सारे कौन साइन करता है बेटा? स्पीकर साइन करता है, ठीक है।
अब किसी भी इशू को, अगर किसी भी इशू की तरफ वोटिंग करवानी है ना, लोगों का मत जानना है यहां पे, तो उस वोटिंग को भी कौन कंडक्ट करवाएगा? स्पीकर ही कंडक्ट करवाएगा। और जो रिजल्ट्स हैं वो भी कौन अनाउंस करेगा? आपका स्पीकर अनाउंस करेगा। तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी चेयर पे बैठा होता है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, सबको वो एकदम ऑर्डर दे रहा होता है, सबको बता रहा होता है कैसे क्या करना है, तो वही बंदा आपका स्पीकर है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बिल को जो पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, ये मनी बिल है कि नहीं या ऑर्डिनरी बिल है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है वो कौन करेगा? आपका स्पीकर करेगा। मनी बिल का मतलब सिंपल यार, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बिल, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड लॉज, एंड ऑर्डिनरी बिल्स आपके बाकी सारे मैटर्स को डील करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या याद रखना है कि यहां पे कि अगर यार मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, इस बात को डिसाइड कौन कर रहा है? इस बात को डिसाइड कर रहा है हमारा स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये तो होते हैं स्पीकर के हमारे फंक्शंस रिलेटेड टू कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, चलिए सारे बिल्स को साइन करना है, यहां पे सारे जितने भी सेशंस है उसको प्रिसाइड करना, पार्लियामेंट्री मैटर्स में इसका डिसीजन फाइनल होता है, कोई इशू होता है तो उस पर वोटिंग करवाना, वोटिंग का रिजल्ट्स अनाउंस करना, ये सारे काम किसके हैं बेटा? हमारे स्पीकर के हैं। डन। चलिए इसके बाद आता है यार आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब चीजों को मैनेज करना। अब जितने भी आपके मान लीजिए स्पीकर के पास जितने भी पिटीशंस आए, पिटीशंस का मतलब होता है लीगल रिक्वेस्ट एक तरीके से। ठीक है, तो जितने भी पिटीशंस आए, जितनी भी रिक्वेस्ट आई आपके ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाउस के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे किसके पास आते हैं? सारे के सारे स्पीकर के पास आते हैं। राइट। चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करना कि हाउस के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके स्पीकर का, कि भैया हमारे हाउस में, हमारे पार्लियामेंट के अंदर कितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, उसको जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि इनको जानना जरूरी है, तो उनको बताने का काम कौन करता है? ये काम करता है आपका स्पीकर। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पीकर का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्या क्या होता है? सारे रिक्वेस्ट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना, और सारी बातें जितनी भी यहां पे पार्लियामेंट्री डिसीजंस लिए गए हैं उन्हें कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ यहां पे शेयर करना। ठीक है, चलिए और स्पीकर का काम क्या होता है? और स्पीकर के पास आते हैं डिसिप्लिनरी फंक्शंस, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो ये क्लास का मॉनिटर भी है, बिकॉज क्लास बहुत नालायक है बेटा। जितना हल्ला आप नहीं करते ना स्कूल के अंदर, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हल्ला आपके मंत्री करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो भाई डिसिप्लिनरी फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पीकर का, कि स्पीकर क्या करता है? मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द हाउस। सिंपल सी बात है यार, अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ द हाउस ज्यादा हल्ला मचा रहा है, ज्यादा चीख पुकार मचा रहा है, मार पिटाई कर रहा है, चोक फ्लैम दे रहा है लोगों को, ठीक है, तो उसको यहां पे सस्पेंड भी किया जा सकता है ना। एंड इनफैक्ट आपके हाउस की छुट्टी भी हो सकती है, एडजर्न भी हो सकता है। अब मान लीजिए दो गुटों में लड़ाई हो गई, ऑपोजिशन के दो मंत्री और रूलिंग पार्टी के दो मंत्री हैं। मान लीजिए जब उनमें लड़ाई हो जाती है, अब दोनों आपस में खतरनाक लड़ रहे हैं, तोहर के ऐसा के तैसा, तोहरुआ के ऐसा के तैसा, लड़ाई कर लिया आपस में, बम फेंक के मार देंगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा, तुम मिलो बाहर हमको, मिलो बाहर, तुम बताते हैं तुमको, है ऐसा मारेंगे, गमछा खुल जाएगा तुम्हारा। तो अगर आप देखोगे इतने खतरनाक लड़ाई हो रही है आपस में, मान लीजिए, ठीक है, इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही है आपस में, तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हो कि आपके मतलब पूरे हाउस का जो डिसिप्लिन है वो यहां पे क्या किया गया है बच्चे? मेंटेन, डिसिप्लिन को आपने क्या कर दिया यहां पे? सिंपल सा डिस्टर्ब कर दिया, है ना। क्या आप क्या कर रहे हो यहां पे कि यार डिसिप्लिन पूरा खराब कर रहे हो आप, पूरा आप कह सकते हो आपके हाउस का माहौल आप खराब कर रहे हो, आप डिस्कशंस नहीं होने दे रहे यहां पे, है ना। तो ऐसी सारी चीजों के अंदर क्या होने वाला है यार कि आपका जो आपका स्पीकर है वो क्या कर सकता है? मेंबर को यहां पे सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो मेंबर को क्या करेगा? यहां पे सस्पेंड भी कर सकता है कि भैया तुमने यहां पे हाउस का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, तुमने डेकोरम मेंटेन नहीं किया, तो तुम्हें यहां पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। डन, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मान लीजिए गाली गलौज कर रहा है कोई मेंबर, इनडिसेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना, देखिए ये भी होता है कई बार, है ना, इनडिसेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करना। तो पहली बात तो स्पीकर कहेगा गाली मत दो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना फ्यूचर में इस्तेमाल मत करो। स्पीकर यहां क्लियरली कह रहा है कि भैया गाली मत दो। अब कई बार होता है ना कि यार यहां पे बह जाते हैं, कई बार आप देखेंगे जो मंत्री लोग होते हैं कई बार इतना गुस्से में आ जाते हैं यार कि गाली गलौज कर देते हैं, एक दूसरे को बुला भला कहने लगते हैं, एलिगेशंस लगाने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है दोस्त कि यहां पे स्पीकर पहली बात तो वार्निंग देगा कि भैया ऐसा मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो आगे आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब तीसरी बात मान लीजिए, तो दो बातें तो ये हो गई। अब तीसरी बात, स्पीकर क्या डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि क्या कोई मेंबर यहां पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ध्यान दीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में लाया गया था खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी पार्टी बहुत ज्यादा बदलते हैं, जैसे नीतीश कुमार।
आपको पता ही होगा, ये पार्टी छोड़ा उस पार्टी में, उस पार्टी छोड़ा उस पार्टी में, इतने सालों से यार भाई आपके बिहार के सीएम बना घूम रहे है ना, कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के, एक पार्टी में टिक ही नहीं पा रहे। तो अभी क्या है, अच्छा नीतीश कुमार स्मार्ट है यार, नीतीश कुमार ऐसे पार्टी नहीं बदलते, बहुत बाद बदलते हैं, ठीक है, मतलब स्मार्टली बदलते हैं। फिलहाल एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर आप मान लीजिए कि आप जो थे चुनाव जीत गए, ठीक है, लेट्स से कि आप जो थे एक पार्टी ए में थे, आप एक पार्टी ए में थे और आप यहां पे चुनाव जो थे विन कर गए, आप जो है यहां पे चुनाव जीत गए, पर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, सरकार बन रही है, वो पार्टी बी की बन रही है। अब पार्टी में ए में होने के बाद भी आपके पास कोई फायदा तो होगा नहीं, बिकॉज आपको कोई इंपॉर्टेंट प्रोफाइल नहीं मिलेगा। तो नेता क्या करते थे कि मान लीजिए अगर ये चुनाव जीत गए तो ये क्या करते थे, जहां देख रहे हैं कि सरकार बननी है ना जिस पार्टी की, ये छोड़ करके उस पार्टी में भाग जाते थे। अब इससे होता क्या था कि इस पार्टी को एक सीट का फायदा हो जाता था, +1 सीट इनके पास आती थी, बिकॉज इस सीट तो जीत ही चुके हैं, ठीक है, इस सीट तो जीत ही चुके हैं और अपनी सीट लेके कहां भाग गए, दूसरी पार्टी में भाग गए, बिकॉज इनको दिख रहा है कि यहां पे सरकार बन रही है। अब ऐसे केसेस में होता क्या है, इसको हम कहते हैं डिफेक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिफेक्शन, ठीक है, तो इसी को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे डिफेक्शन। अब हुआ क्या कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया कि अब मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान जो चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी बदलेगा तो उसकी सीट यहां पे ले ली जाएगी, उसकी सीट यहां पे लूज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये तो एक डर हो गया ना, किसी भी नेता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपके लिए आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपका रिपोर्ट कार्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही किसी नेता के लिए जो है बेटा उसकी सीट इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप चुनाव जीतने के बाद लेट से आप क्या करते हो, अपनी पार्टी बदल लेते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी सीट यहां पे चली जाएगी और इसी को हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की नजरों से कोई मंत्री यहां पे बच गया और कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया आपका पार्लियामेंट में। अब ये बात स्पीकर के पास आ गई कि यार ये आदमी जो है ऐसा पार्टी बदल लिया था, ये पार्टी बदल लिया था लास्ट मोमेंट पे, इसने देखा कि दूसरे वाली सरकार बन रही है तो ये वहां भाग के आ गया। अब यहां पे इसने क्या कर दिया, डिफेक्शन कर दिया। अब ऐसे केसेस में स्पीकर के पास यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर है ये डिसाइड करने की कि क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, हटाया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, और इसके डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। तो आप देख सकते हो कि स्पीकर की पावर काफी ज्यादा है। तो अगर उसको कभी भी लगता है कि कोई इंसान यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे के अंडर फॉल करता है या ऐसा चीटिंग उसने किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई यहां पे किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से, संविधान से बाहर जाके आप नहीं कर पाओगे दोस्त, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन क्या होता है, ठीक है, डन। चलिए अब आती है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारे ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं हाउसेस के अंदर, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, रूल्स कमेटी हो गई। अब इनका काम होता है कि जो आपका पार्लियामेंट है उसकी फंक्शनिंग को स्मूथ तरीके से चलाना, तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं कमिटीज। अब इन कमिटीज की जो मीटिंग्स होती हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, उनको देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका है, वो भी हमारे स्पीकर साहब का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी ऐसी कमिटीज हैं इनके चेयरमैन को यहां पे जितना भी अपॉइंट करने का काम है वो किसका है, हमारे स्पीकर का है। तो जो चेयरमैन है ना सारी कमिटीज के हाउस के अंदर, ठीक है, वो किसको कौन अपॉइंट करता है बेटा, हमारा स्पीकर अपॉइंट करता है, राइट। तो स्पीकर के पास क्या काम है कि जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है, मतलब कई सारी कमिटीज बनाई जाती हैं जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, है ना, मुद्दों को और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, तो ऐसी सारी कमिटीज के ऊपर प्रिसाइड करना, उनका कामकाज देखना, उनको गाइडेंस देने का काम किसका है, स्पीकर का है। प्लस इन कमिटीज को लीड करने के लिए चेयरमैन बनाए जाते हैं, तो उन चेयरमैन को अपॉइंट करने का भी जिम्मेदारी किसका है, हमारे स्पीकर साहब का ही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्लियामेंट्री कमेटी का फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं कुछ मिले जुले, है ना, मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स, राइट। चलिए तो मिसलेनियस का मतलब क्या होता है बेटा, मिक्स, यानी काफी ज्यादा मिला जुला। अब स्पीकर क्या करेगा, कभी कभी ना हाउसेस के ज्वाइंट सेशंस बुलाए जाते हैं। ज्वाइंट सेशंस का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बुला ली जाए, ठीक है, यानी लोकसभा भी आ गई एक साथ और राज्यसभा भी आ गई आपके एक साथ। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग बुला ली जाती है तो कभी कभी उसको भी कौन प्रिसाइड करता है, हमारा स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जब कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, किसके, लेजिस्लेटिव बॉडीज, अलग अलग भारत में कानून बनाने वाली अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज है। लेजिस्लेटिव बॉडीज मतलब वो अथॉरिटीज जो किसी ना किसी प्रकार का कानून बनाती हैं। तो जब इनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग को भी प्रिसाइड कौन करता है, उसको ओवरलुक कौन करता है बेटा, आपका स्पीकर ही करता है। तो ये स्पीकर के मिक्स फंक्शंस या मिसलेनियस फंक्शंस हैं, कहने का मतलब सिंपल है। और इसके मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस है उसके अलावा एडिशनल क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग बुला ली जाए तो उसको प्रिसाइड करने का काम उसके ऊपर। दूसरा है कि अगर मान लीजिए बाकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है यानी कानून बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनकी अगर कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है तो उसके ऊपर भी प्रिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे स्पीकर साहब की, ठीक है।
चलिए, तो ये होते हैं हमारे स्पीकर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो हमने क्या क्या फंक्शंस देखे? पहली बात तो कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस, दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तीसरा बात डिसिप्लिन मेंटेन करना, मेक श्योर करना कि शांतिपूर्वक काम चलता रहे, है ना। फिर हमने बात की यहाँ पे मिसलेनियस फंक्शंस, क्या नहीं, मिले जुले फंक्शंस जो कि एडिशनली बेचारे से स्पीकर को यहाँ पे करने पड़ते हैं। चलिए, अब स्पीकर इतनी सारी चीजें मैनेज करने के बाद क्या सोचता होगा यार, बस एक ही चीज उसके दिमाग में आती होगी यार कि मुझे घर जाना है भाई, मम्मी मुझे घर जाना है, ठीक है। चलिए, सिंपल सी बात है। तो स्पीकर का हो गया, ठीक है, स्पीकर का हो गया, ठीक है। चलिए, डन। तो भाई स्पीकर का काम हो गया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है भाई, यहां पे सिंपल सी बात है, स्पीकर कह रहा है कि यार मुझे नहीं रुकना, मुझे घर जाना है भाई, सिंपल सी बात है, मुझे घर जाना है जी, ठीक है। चलो, तो भाई यहां तक कर दिया हमने, काम खत्म। अब थोड़ी सी बातें आपके साथ और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा, एंड उसके बाद हम लोग यहां पे क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी सिंपल, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चे करवाऊंगा आपको फटाफट से। पहले क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको देख रहा था, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए देख रहा था यार, जल्दी से। चलिए, एक मजेदार से क्वेश्चन आपके लिए निकाला जाए, उसके बाद आपको सवाल कराया जाए, ठीक है। कहां गए भाई क्वेश्चन 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 क्वेश्चन? चलिए, ओके, वेरी नाइस। चलो, ओके। सो क्वेश्चन कहता है, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पावर टू डिसाइड if a bill is ordinary or money bill lies with, ठीक है, चार ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, या फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, चलिए, चार ऑप्शन से फटाफट से बच्चों को बताना है यार कि पावर किसके पास होता है टू डिसाइड इफ अ बिल इज ऑर्डिनरी या मनी बिल? पीएम के पास, सीएम के पास, स्पीकर के पास, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। 45 सेकंड्स का टाइम है, एंड दोस्तों योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। चलिए, सो पावर टू डिसाइड इफ अ बिल इज ऑर्डिनरी और मनी बिल किसके साथ है? पीएम के साथ, सीएम के साथ, स्पीकर के साथ, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। तो चार ऑप्शन है बच्चों के पास, फटाफट से आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट से भाई, वेरी नाइस। वेरी नाइस बच्चों, क्या बात है। चलिए, फटाफट से क्वेश्चन कर लो बच्चों। ओके, देखो भाई, कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फटाफट से, है ना। कुछ फैक्ट्स अपन यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। फिर अगले लेक्चर के अंदर यार इस पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ फटाफट से फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, कुछ बढ़िया से फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और एंड लेट्स वाइंड अप विद द लेक्चर देन, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन करवाता हूं फटाफट से आपको। तो क्वेश्चन कर लिया, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ द हाउस। तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है फिर ना फिर नहीं है। लीडर बोर्ड फरहान, मुंजिला, बिलाल, धर्मेश, मौलिक, रुद्रा, अंशिका, शुभम, जयदीप एंड वी हैव प्रज्ञेश पाटिल। क्या बात है, सुपर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन डैश, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास, गवर्नर्स ऑफिस, देखो सिंपल सी बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट है? रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। रूलिंग पार्टी कहां बैठती है? बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर सकते हो तो आपका आंसर बहुत इजी है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी
स्टेट असेंबली। चलिए 45 सेकंड्स का क्वेश्चन समय है बच्चों के पास। फटाफट से बच्चे करेंगे यहाँ पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप यहाँ पे कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नर के ऑफिस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली में। 4 ऑप्शन है और टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, सुपर यार, डन। कर लिया सवाल भाई लोग? ओके चलो आगे बढ़े जाएंगे हम लोग फटाफट से यार। राज्यसभा के 2-3 पॉइंटर्स अपने को बताऊंगा, आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद अपन क्लास को करेंगे वाइंड अप, ठीक है। चलिए चलो, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बेटा कौन कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ गवर्नर ऑफिस, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर आपको लगता है कि यार सर होना चाहिए स्टेट असेंबली? बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। डन। ओके चलो आगे बात बढ़ते हैं बच्चों, आगे करते हैं फटाफट से। ओके डन। So question is no confidence motion can be only be introduced in dash, that is in the Lok Sabha. Option number B is the correct answer. बहुत सारे बच्चों ने सही दिया, 95% बच्चों ने सही दिया है। रुद्रा, फरहान, मंजिला, राशि, प्रज्ञेश, कार्तिकेय, अंशिका, वर्तिका, नितिन, शुभम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे बच्चों ने दिए। देखो बच्चे का आंसर क्वेश्चन था कि सर जीरो आर क्या होता है। देखिए जीरो आर क्या होता है, ठीक है। जीरो आर देखो बहुत सिंपल है, जैसे हमने कई सारे मोशंस के बारे में भी पढ़ा, कई सारे सेशंस के बारे में पढ़ा, तो जीरो आर का सिंपल है यार, बिगिंस आफ्टर द क्वेश्चन आर, begins after the question R, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके क्वेश्चन आर के बाद स्टार्ट होता है। और दूसरी बात इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके एमपीज हैं, ठीक है, यहां पे आपके क्या कर सकते हैं बच्चे की, जहां पे जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनको यहां पे रेज किया जाता है। तो एमपीज रेज द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसको हम कहते हैं यहां पे जीरो आर, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट था तो मैंने बता दिया भाई कि इसको हम कहते हैं जीरो आर, कि आपके क्वेश्चन आर के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला एक बढ़िया घंटा होता है जहां पे आप क्या करते हो, जनरली जितने भी आपके एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या करते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पे, उन मुद्दों को यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूं आपको, है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम बात करें यहाँ पे राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की हम बात करते हैं बेटा, तो राज्यसभा पहली बात तो नंबर 1, इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स देखिए 250 होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। इसकी मैक्स स्ट्रेंथ आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 250 है। अब इस 250 में क्या होता है यार कि जो आपके 238 मेंबर्स होते हैं, 238 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 238 मेंबर्स, इनको यहां पे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला तो अपने को यह याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी ना बेटा, उसके मेंबर्स यहां पे इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 238 मेंबर्स तो आपके इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, एंड 12 मेंबर्स यहां पे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये 12 मेंबर्स आपके अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, कोई म्यूजिक से होता है, कोई लिटरेचर फील्ड से होता है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड से होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर आपको याद हो बेटा, तो वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड से थे, बहुत जाने माने हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो 12 मेंबर्स को यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति यहाँ पे चूज करते हैं बेटा, ठीक है। और ये 12 मेंबर्स आपके अलग अलग फील्ड से होते हैं, जनरली आपके लिटरेचर फील्ड, आपके
स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स में एक बढ़िया मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, तो उनको यहां पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, जिनके एक्स ऑफिशियो मतलब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, ठीक है, वो होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि भारत के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ना, यानी इसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं। जैसे स्पीकर होता है ना लोकसभा का, वैसे इसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, वो इसके एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस, इसको आप अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, डन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, इसको हम कई बार अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे बेटा तो राज्यसभा जो है ना भारत के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो भारत के जो स्टेट्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, उनको स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चे हमारा राज्यसभा, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन इंडिया। तो बिकॉज इसके जो मेंबर हैं अगर आप देखेंगे तो बेटा वो कहां से आते हैं, आते हैं भारत के स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन इंडिया। तो भारत के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, जो विधानसभा होते हैं, वो अपने बीच से इन मेंबर्स को चूज करके वहां पे राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं, ठीक है, डन। एक परमानेंट हाउस है, आपको याद रखना है यहां पे, तो यहां पे इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, इट्स अ परमानेंट हाउस, यानी इसका टेन्योर जो है नॉर्मली 6 साल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा जो उसका टेन्योर है नॉर्मली इसका 6 साल का होता है, और हर 6 साल में जो 1/3 मेंबर्स हैं यहां पे वो रिटायर होते जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक और मजेदार बात है आपके राज्यसभा से रिलेटेड कि जब भी कोई मनी बिल यहां पास होता है, यानी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जब बात डिस्कस होती है, तो राज्यसभा में भी इसको भेजा जाता है डिस्कस करने के लिए। और किसी भी मनी बिल को राज्यसभा 14 दिनों से ज्यादा डिले नहीं कर सकता। 14 डेज मैक्सिमम टाइम है जो बिल को डिले किया जा सकता है, 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न करना पड़ता है और फिर वो आगे प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राज्यसभा कितने दिनों से किसी मनी बिल को डिले कर सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए बेटा 14 डेज, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी हमारे राज्यसभा के बारे में, है ना, कि कौन कौन से मेंबर्स यहां पे होते हैं। चलो अब इसी के साथ क्लास का आखिरी पोल, अंतिम पोल यहां पे करते हैं, क्लास को यहां पे फाइनली वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स हैव द लास्ट पोल एंड उसके बाद क्लास को करते हैं फटाफट से वाइंड अप, ठीक है। चलो और आखिरी पोल आपके आज की आखिरी बात के साथ ही आएगा, यानी जिन बच्चों ने मेरी आखिरी बात को सुना है वो बच्चे यहां पे इस पोल को बहुत अच्छे से आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मनी बिल या फिर आपका मतलब सिंपल सी बात है, मनी बिल कह लीजिए, कोई भी ऑर्डिनरी बिल कह लीजिए, तो वहां पे मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी बिल को आप ऐसा समझ लो कि किसी भी बिल को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा डिले नहीं कर सकती। और खासकर मनी बिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो पावर्स लोकसभा के पास ज्यादा है, ठीक है, राज्यसभा के पास इतनी पावर्स भी नहीं होती, बस डिस्कस किया जाता है उनसे, ठीक है। बट पावर्स की बात करूं तो मनी बिल के अंदर खासकर यहां पे लोकसभा बहुत पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, ठीक है। बाकी किसी नॉर्मल बिल की अगर हम बात करेंगे तो भी इसको 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा डिले नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यही है आपका, अब देखिए कितने बच्चों ने यहां पे सही सिंपल किया है। अ बिल कैन बी डिलेड a bill can be delayed by Rajya Sabha not more than डैश, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस, 5 days, ऑप्शन बी 25 days, ऑप्शन सी 14 days, ऑप्शन डी 34 days, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पोल है, सारे बच्चे आंसर्स करेंगे एंड दिस इज द लास्ट पोल। चलिए बढ़िया, सो दिस इज द लास्ट पोल गाइस। लास्ट पोल के साथ साथ क्लास को भी वाइंड अप करते हैं। लास्ट लेक्चर में इसको राज्यसभा को खत्म करेंगे, दोनों की कॉमन पावर्स डिस्कस करेंगे एंड क्लास चैप्टर को अपन वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है ना, आई एग्री विद दैट कि क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जरूरी भी है इनफैक्ट, है ना। अगर क्लास अपन नहीं करेंगे, चैप्टर्स नहीं करेंगे, आपको एक तो आईसीएससी के बालक हो, लास्ट ईयर तक तो वैसे यार 1.5 घंटे क्लासेस तो मिनिमम होती थी आईसीएससी में, इस साल से थोड़ा कानून बदल गया है मालिक, है ना। लेकिन यार क्या करें, एज अ टीचर्स
मेरे को भी आपके साथ कम टाइम मिलता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके 2 ही क्लास मिलती है वीक में, है ना, तो अपने को भी सेम टाइम में ही आपको पढ़ाना है, सिलेबस करवाना है ना, आपके सब सिखाना भी है, तो जरूरी है। लेकिन आईसीएससी के बच्चे हो, मजबूत बच्चे हो, ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया से बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। चलिए बात, क्या बात है, बढ़िया। ओके, तो और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पोल था, बहुत आसानी से डीपीपी वगैरह तुम सब सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 14 दिन इसका आंसर है, 14 दिन, 14 दिन, 14 दिन, क्या बात है भैया, 14 डेज, वेरी नाइस गाइस। 14 डेज से ज्यादा जो है लोकसभा के पास, सॉरी राज्यसभा के पास इतना बस का ही नहीं होता कि 14 डेज से ज्यादा जो है राज्यसभा जो है इस बिल को डिले कर दे। मजाल ही नहीं है राज्यसभा की कि बिल डिले कर दिया जाए। 14 डेज इज द करेक्ट आंसर। 95% बच्चों ने दिल जीत लिया यार, क्या बात है, वेरी नाइस भाई। कंसेंट्रेशन विक्ट्री वालों का ओपी है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन ओपी भाई, विक्ट्री मैच का कॉन्सेंट्रेशन ओपी भाई, सुपर। फरहान, बिलाल, फ्रुद्रा, हमजा, नितिन, राशि, शुभम, विवेक, कार्तिकेय, प्रतीक, वेरी नाइस गाइस, क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर्स किए। रुद्रा, राशि, हमजा, प्रज्ञेश, शिवम, धर्मेश, वर्तिका, राध्या, हर्षन, जयदीप, क्या बात है। तो बच्चों ने बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स यहां पे किए हैं, बहुत जबरदस्त आंसर्स किए, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का बस इतना ही होमवर्क है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करिए। देखिए बेटा, बहुत ज्यादा होमवर्क्स मैं आपको देता नहीं हूं, आपको पता होगा, रीजन बहुत सिंपल है। एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत होमवर्क करना पसंद था नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, और एज ए स्टूडेंट ही मैं कंसिडर करता हूं आपको, ठीक है। और बच्चे के पास स्कूल का बहुत होमवर्क है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का और भी होमवर्क होता है, और एक्स्ट्रा होमवर्क अगर मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा कुछ ऐसा जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम है, तो आप सेल्फ स्टडी कभी कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत सिंपल है कि यार होमवर्क जितने कम होते हैं, जनरली देखो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बट कम होते हैं तो यार आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है कि बेटा जो भी मैं आपको दे रहा हूं आज, सिंपल है कि अपनी नोट्स को अगर आप अपनी कॉपी में नहीं उतार सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट पीडीएफ से उन नोट्स को पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम लीजिए, है ना। और अगले क्लास में जब आइएगा तो प्लीज इन नोट्स को रिवाइज करके आइएगा, बस इतनी से आपसे दरखास्त है। कल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कल की क्लास में आ सकते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली हुई है वो यहां पे क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल। और मेरी मुलाकात आपसे दोबारा होगी, कब होगी यार, मेरी मुलाकात आपसे होगी थर्सडे को, जब लास्ट टॉपिक करेंगे इस पूरे लेक्चर, मतलब इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर करेंगे हम लोग और खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। चलिए, इसी के साथ यार वन मोर पोल, मैं आपके लिए और पोल्स ले आऊंगा, ठीक है, आपके लिए उस दिन बैक टू बैक 3-4 पोल्स ले आऊंगा, ठीक। तो आपके लिए 3-4 पोल्स ले आऊंगा वहां पे बढ़िया से, अपन जब थर्सडे वाली क्लास करेंगे, पढ़ के आना, लेकिन जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आना। एंड डाउट्स वगैरह बच्चे, ज्योग्राफी क्लास अपन करेंगे इस बार सैटरडे को, तो कल मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो ज्योग्राफी क्लास हम लोग करेंगे सैटरडे वाले दिन, तो उसके बाद ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि ज्योग्राफी क्लास हम करेंगे सैटरडे को, और आपकी जो है कल इकोनॉमिक्स का चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो आपका वाइंड अप हो जाएगा पूरी तरीके से। तो सैटरडे हम करेंगे ज्योग्राफी, थर्सडे हम करेंगे सिविक्स का लास्ट पार्ट, सिविक्स खत्म होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली शायद हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो बाय गाइस, बाय एवरीवन। बच्चे डाउट्स आप डाउट पोर्टल भेज दीजिएगा, ऑलरेडी क्लास बहुत डिलेड है आज, ठीक है। चलिए, तो आप फटाफट से जाइए, खाना पीना खाइए, मजे करिए जीवन में, और पढ़ाई करते रहिए, और मिलते रहिए यार मेरे को कहां पे, अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला और आपके प्यारे प्यारे विक्ट्री बैच में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे इन द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू। नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।